आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि बहुत कंफ्यूज रहता है। तो दिल्ली सल्तनत में हमारा जो है कि 5 को जो है कि राजवंश को राज किया। दिल्ली सल्तनत में 5 लोग आते हैं। तो पहले जैसे कि गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसी के बारे में हम लोग का जिक्र करना है। लेकिन पहले देखते हैं हम लोग कि दिल्ली सल्तनत आखिर उदय कब हुआ और कैसे हुआ। पहले देखते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत कैसे उदय हुआ। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उदय कैसे हुआ। तो देखिए, ये मेरा भारत था और इधर था जो कि हमारा क्या था, अरब प्रायद्वीप था। क्या था? अरब प्रायद्वीप था, ठीक है। और इधर क्या था, अफ्रीका था, अफ्रीका, ठीक है। ऊपर क्या था, यूरोप था, यूरोप मतलब एक वर्ल्ड मैप की तरह से हम लोग देखेंगे। और यही था हमारा एशिया था, ठीक है। यहाँ पर अफगानिस्तान था। और यही अरब प्रायद्वीप से जो है कि हमारा जो है कि ये तुर्क लोग आए थे। कौन आए थे? तुर्क लोग आए थे। यही अरब प्रायद्वीप से हम लोग का जो कि तुर्क आए थे, जो कि सबसे पहले तुर्क जो था वो अलप्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तुर्क शासक जो था वो सबसे पहले अलप्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन। तुर्क शासक कौन था? अलप्तगीन, ठीक है। ये कब मतलब अरब प्रायद्वीप से आए थे 932 में, ठीक है। इसके बाद जो है कि यह सबसे पहले अलप्तगीन जो थे अरब प्रायद्वीप से आए थे। तो यह जो है कि पहले सब पूरा जो कि भारत में आता था, यहाँ से लेकर पूरा जो क्षेत्र सब पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत में आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब अरब प्रायद्वीप से जो आए थे अलप्तगीन, तो वह पहले सबसे पहले क्या किया कि देखिए अफगानिस्तान के पास एक गजनी था, गजनी प्रदेश था। क्या था? गजनी प्रदेश था। और इस पर जो है कि स्थापना किए थे कब? 932 में। यह अरब प्रायद्वीप से आए थे और गजनी पर सबसे पहले स्थापना किया था। यानी कि स्थापना कहाँ किया था? स्थापना कहाँ किया था? गजनी प्रदेश में। गजनी एक प्रदेश है, वहीं पर यह स्थापना किया था। यहाँ साम्राज्य को बनाया था। और ऐसे गजनी साम्राज्य भी बोलते हैं इसको, साम्राज्य। और इसको क्या बोलते हैं? यामनी वंश भी बोलते हैं। यामनी वंश के भी संस्थापक इसको बोलते हैं। कौन? अलप्तगीन के, ठीक है। फिर जैसे अलप्तगीन जो है कि अलप्तगीन का मृत्यु होता है तो इसी का एक दास हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक दास हुआ करता था। कौन था? दास। उसी को गद्दी पर बैठाता है। कौन सा दास था? प्रीतिगीन था। कौन था? सब गिने आता है, लास्ट में गिने लगा रहता है, प्रीतिगीन था, ठीक है। यही जो दास था तो गजनी के मतलब दास संस्थापक बना। इसके बाद अलप्तगीन के बाद 932 में गजनी प्रदेश पर यह स्थापना किया था और इसको यामनी वंश के नाम से जाने थे। जब इसका मृत्यु होता है तो इसी का दास जो है कि कौन बनता है? प्रीतिगीन बनता है। प्रीतिगीन देख लीजिएगा आप लोग, प्रीतिगीन बनता है, ठीक है। और इसी का जो है कि पुत्र था जो कि आपको कौन था? सुबुतगीन था। कौन था? सुबुतगीन। सुबुतगीन, यही था सुबुतगीन, ठीक है। यही सुबुतगीन जो था ना कि इसको क्या किया था कि गजनी के प्रदेश में इसका स्थापना किया था। और यहाँ पर अफगानिस्तान के पास जो है कि मुल्तान पड़ता है। क्या पड़ता है? मुल्तान पड़ता है, मुल्तान। और मुल्तान पर जो है कि अपना कब्जा कर लेता है। इसके बाद जो इसका सपना होता है कि भारत पर भी कब्जा करने के लिए। तो भारत पर जब कब्जा करने के लिए आता है तो यहीं पर ही था, एक था पंजाब क्षेत्र था। यहाँ पर पंजाब क्षेत्र था। यहीं के संस्थापक थे कौन? जयपाल। कौन थे? जयपाल। और यही जो है कि सुबुतगीन जो है कि सबसे पहले जो है कि यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान के क्षेत्र में सबसे पहले सुबुतगीन और जयपाल के बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि जयपाल जो है कि जीत जाता है और सुबुतगीन जो कि हार जाता है। सुबुतगीन क्या होता है? हार जाता है। जयपाल के बीच देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बीच में लड़ाई हुआ था। जयपाल जीत जाता है, सुबुतगीन हार जाता है। कभी लड़ाई हुआ था? तो 977 में हुआ था, ठीक है। और जब ये हार जाता है तो इसी के बदला लेने के लिए इसी का पुत्र, जब ये हार जाता है तो इसी का पुत्र जो है कि गजनी बनता है। कौन? गजनी, जो कि गजनी प्रदेश से आया था। और यह जो है कि 999 से कितना तक? 1030 तक रहा था। और यही जब इसी का जो है कि इसका पुत्र ही हुआ और इनका पुत्र जो है कि गजनी बने। गजनी जो है कि जब जानता है कि मेरे पिताजी जो है कि भारत को के सपना था उनका जीतना, लेकिन वो न जीत पाते हैं, तो यही गजनी जो है कि जब पिता के अपना अर्थी देते हुए कहते हैं कि जब तक ना मैं भारत को जीत लूँ तब तक मेरा आत्मा शांति नहीं होगा। और यह क्या करता है कि 1000 में आक्रमण कर देता है। कहाँ? भारत पर। कहाँ? भारत पर। और भारत पर सबसे पहले कहाँ करता है? तो पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब के क्षेत्र में यहाँ के शासक कौन थे? तो जयपाल थे। कौन थे? जयपाल थे। यही जयपाल के बीच में होता है। तो जयपाल भी क्या इस बार में भी क्या होता है कि गजनी और जयपाल के बीच में होता है, गजनी और जयपाल के बीच में युद्ध होता है। तो जो है कि गजनी हार जाता है, जयपाल जीत जाता है। तो फिर से क्या होता है कि 1001 में, क्या कहाँ पर लिखे? 1001 में, यहाँ पर लिख देते हैं। 1001 में फिर से गजनी जो है कि पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया। कब किया? 1001 में। और जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध। इस बार क्या होता है? जयपाल जो है कि हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। और गजनी जो है कि जीत जाता है। गजनी जो है कि जीत जाता है। तो ये क्या करता है? जयपाल क्या करता है कि अपने आप को जो है कि फांसी लगा लेता है। क्यों लगा लेता है? क्योंकि वह इसके पिता यानी कि गजनी के पिता कौन थे? सुबुतगीन थे। सुबुतगीन से जब नहीं हार पाए और इनका बेटा से हार गए तो ये राजपूत वंश के था। तो राजपूत में अब अपना मुंह दिखाने लायक नहीं मतलब रहा। इसी के कारण क्या किया कि अपने आप को फांसी पर चढ़ा लेता है। इसके बाद जो है कि जयपाल के बाद इसका पुत्र आता है कौन? आनंदपाल। कौन आता है? आनंदपाल आता है। आनंदपाल जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय फिर गजनी आता है और गजनी 1008 में आनंदपाल के विरुद्ध जो है कि आक्रमण कर देता है, जिसमें भी यह गजनी जीत जाता है और आनंदपाल जो है कि हार।
और यह धीरे धीरे इसी तरह से युद्ध जीतते जीतते एक तो जो था 1008 में क्या है कि मूर्ति भंजक, इसका जो गजनी का क्या था ना, गजनी भारत पर इसलिए आक्रमण करता है कि मूर्ति को तोड़ता था, धन को प्राप्त करता था, ठीक है। और यह सारा मतलब इसी को यही जो है कि 1008 के ही आक्रमण से इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया। फिर और सब युद्ध किया जो कि 1819 में किया था, फिर 1019 में किया। और सबसे जो कि विशाल जो किया था, सबसे ज़्यादा जो सबसे मतलब जो वीवीआई होता है 1025 वाला था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया था। कौन सा किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वहाँ के जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय थे, भीम द्वितीय। इस सब सिर्फ एक ढांचा देने के प्रयास कर रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का उदय कैसे हुआ, तुर्क आक्रमण कैसे आया, कैसे भारत पर राज किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले रहे हैं। फिर दिल्ली सल्तनत चलेंगे तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सब लगातार जो है कि नोट्स से हम लोग पढ़ने की सारा चीज़ सब आएगा, लेकिन नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ढांचा देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ताकि हम लोग गजनी का इसी तरह से जो है कि हमारा सबसे विशाल आक्रमण हुआ था 1025 वाला। कौन हुआ था? 1025 में, जो कि सोमनाथ मंदिर वहाँ के शासक जो भीम द्वितीय थे। और इसका जब सोमनाथ मंदिर हुआ था सबसे अंतिम युद्ध पूछता है, सबसे अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो जाटों के बीच हुआ था। किसके बीच? जाटों के बीच। कब हुआ था? तो 1027 में हुआ था। 1027 में हुआ था। जब सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा धन लूटा तो वह धन वापस ले जा रहा था, तो जाटों के बीच क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। कितना में? 1027 में। और वह 1030 में मर जाते हैं। ताकि थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, गजनी के बारे में देख लेते हैं। गजनी इसी तरह भारत पर मतलब हमारा जो भारत पर है 17 बार आक्रमण किया था। जब पिताजी यहाँ पर नहीं, एक बार रिवाइज करा देने का काम था। चलिए देख लेते हैं एक बार। तुर्क आक्रमण जो था, तुर्क आक्रमण सबसे पहले 932 में आया था। और सबसे पहले कौन आया था? अलब्तगीन आया था। फिर उसी का दास बैठा था कौन? प्रीतगीन बैठा था। फिर उसी का पुत्र जो बैठा वो सुबुतगीन था, ठीक है। सुबुतगीन के बाद बैठा वो गजनी था। कौन था? गजनी था। यानी कि 4 वंश के बाद ही मोहम्मद गजनी आया था, जो कि कब से कब रहा था? तो 999 से 1030 तक भारत पर आक्रमण टोटल कितना बार किया था? 17 बार किया था, ठीक है। थोड़ा सा गजनी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इनका जो जन्म हुआ था, देखिए इसका जन्म जो था कि बहुत सही डेट पर हुआ था, 1 जनवरी 1971 के बाद, यानी कि 1 जनवरी में ही पैदा लिया था। कब लिया था? 1 जनवरी में। यह भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और यह गद्दी पर बैठने से पहले हम लोग खाली रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, जो गलत लिखा है आप लोग देख लीजिए। गद्दी पर बैठने से पहले यह सबसे कहाँ के शासक थे? तो खुरासान के प्रशासक थे। जब गद्दी पर बैठ रहे थे और पहले जो है कि यह सब थी, शायद लगता है कि 13 वर्ष में जो है कि यह गद्दी पर बैठे थे। और ये सबसे पहले जो थे खुरासान के प्रशासक थे। क्या थे? खुरासान के प्रशासक थे। फिर इसके दरबारी उतबी था। इसके दरबारी कौन था? एक उतबी था, जो कि दो क्या लिखा था? पुस्तक लिखा था। कौन सा? किताब उल यामनी और एक तारीख उल यामनी। ये सारा चीज़ हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं, फिर नोट्स में सब आएगा तो सारा चीज़ को हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। फिर गजनी के साथ एक देता है कि गजनी के साथ भारत कौन आया था? तो यही आया था, अल ब्रूनी। क्या कौन आया था? अल ब्रूनी जो आया था भारत के साथ आया था। कहाँ? भारत में आया था, मतलब इसके साथ गजनी के साथ में आया था। और यह एक किताब लिखा था। कौन सा लिखा था? तो किताब उल हिंद लिखा था, ठीक है। कौन लिखा था? अल ब्रूनी। एक और आए थे कवि, जो कि फिरदौसी थे। कौन था? फिरदौसी। ये लिखा था शाहनामा। ये सारा चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे नोट्स में, लेकिन थोड़ा सा ढांचा को हम तैयार कर रहे हैं ताकि जो हो सके। मतलब एक और कविता जो कौन सा? बैहाकी था, ठीक है। और यह लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? तो तारीख क्या था? तारीख है शायद, तारीख कुछ करके था। इसमें जिक्र किया था सुबुतगीन के और गजनी के बारे में, सुबुतगीन के और गजनी के बारे में जिक्र किया गया था इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मतलब गजनी भारत पर आक्रमण किया और किस तरह से अपने प्रशासक को बढ़ाते गए। और इसके बाद थोड़ा सा और आते हैं, गजनी के बाद जो आया था वो हमारा कौन आया था? तो गौरी। चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो गौर प्रदेश था, यहाँ के शासक जो थे वो सुहाबुद्दीन थे। कौन थे? सुहाबुद्दीन हसन थे, ठीक है। वहाँ के शासक थे जब गौरी प्रदेश के। और गौर प्रदेश के जो शासक थे, इनका 6 पुत्र थे। कहते 6 पुत्र थे। 6 पुत्र में सबसे योग पुत्र था, वही कौन था? 6 पुत्र थे, लेकिन सबसे योग पुत्र था वही था गौरी। और यही गौरी को जो है कि गौर प्रदेश प्रदान कर दिया गया था और वहाँ के शासक बना दिया गया था। कौन? इसका पुत्र सुहाबुद्दीन हसन, ठीक है। और यही सुहाबुद्दीन हसन के 6 पुत्र थे। इसी में एक योग शासक था गौरी। और गौरी को कौन सा प्रदेश मिल गया था? तो गौर प्रदेश मिल गया था। यही गौरी जो था यह सपना देखता है, ये भारत पर राज करने के लिए सपना देखता है। क्या देखता है? सपना देखता है। तो वह किस तरह से आक्रमण करे, किस तरह साम्राज्य को जीते और बढ़ाए। जैसे इसके पहले आया था गजनी के था कि वह धन लूटना था और मूर्ति को तोड़ना था। लेकिन गौर प्रदेश के जो था गौरी था, उसको क्या था ना कि उसको मतलब साम्राज्य को विस्तार करना था। क्वेश्चन पूछता है कि यह भारत किस लिए आया था? साम्राज्य को विस्तार करने के लिए था। जब गौरी सपना देखा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो पहले
देखा कि पहले हम कहाँ पर ही हम आक्रमण करेंगे ताकि सारा मुट्ठी में हो जाएगा। तो उस समय भारत में हमारा जो था ना, उस सबसे मेन केंद्र हुआ करता था, वह हुआ करता था कौन सा? तो अहिनवाड़ा, जो कि पाटन है, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था। कौन सा था? चालुक्य वंश। सब राजपूत वंश था, ठीक है। ये जो था मुस्लिम था, मुस्लिम आक्रमणकारी। तो यार जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ कोई भी आक्रमण करता था, सारों जो है कि सब एक साथ लग जाते थे, उसको हरा देते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कि यहाँ के शासक, गुजरात के शासक कौन थे? वो चालुक्य वंश से थे, भीम द्वितीय। इसका मूल नाम क्या था? तो मूलराज था। मूल नाम क्या था इसका? मूलराज। और इसी का जो है कि पत्नी का नाम इसका क्या था? नायिका देवी। यह योग शासक उतना नहीं था, मतलब बहुत नहीं चला पाता था, इसीलिए इसको नायिका देवी जो थे, इसको शासक नायिका देवी चलाते हैं। और यानी कि यहाँ पर खाली याद रखिए कि अहिरवाल वंश जो था वो गुजरात में था, इसको पाटन बोलते हैं, ठीक है। और पाटन के जो किस वंश की स्थापना था? चालुक्य वंश के था। वहाँ के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? भीम द्वितीय थे। उसी तरह से यहाँ पर अजमेर था। कहाँ पर? अजमेर। यहाँ पर किसका शासन था? तो पृथ्वीराज चौहान का शासन था। किसका था? पृथ्वीराज चौहान का शासक था। और यहाँ पर एक था दिल्ली। क्या था? दिल्ली। दिल्ली में किस वंश के था? तो तोमर वंश के। तोमर वंश। कौन वंश? तोमर वंश। वहाँ के शासक कौन था? तो अनंतपाल थे। कौन थे? अनंतपाल थे। फिर यहाँ पर आइएगा, उत्तर प्रदेश में आइएगा तो कनौज। कनौज में किस वंश के संस्थापक थे? तो गढ़वाल वंश। कौन वंश? गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश के कौन संस्थापक थे? तो जयचंद थे। कौन थे? जयचंद। कौन थे? जयचंद। और यही फिर बिहार में आइएगा तो बिहार में कौन सा? सेन वंश। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब गौरी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, उस समय में भारत में किस किस वंश के किस जगह पर किस किस वंश थे? तो अजमेर में थे चौहान वंश। अजमेर में कौन सा थे? चौहान वंश। दिल्ली में कौन सा थे? तोमर वंश। और कनौज में कौन सा? तो गढ़वाल वंश। और बिहार में कौन सा था? तो सेन वंश, ठीक है। और गुजरात में कौन सा था? तो अहिरवाल वंश। इसी को पाटन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर था मुल्तान। सबसे पहले गौरी था, मुल्तान पर आक्रमण किया। थोड़ा सा इसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि अजमेर में जो था चौहान वंश के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान, और तोमर वंश के संस्थापक अनंतपाल, और कनौज में गढ़वाल वंश के संस्थापक जयचंद, और अहिवाड़ वंश के चालुक्य वंश के संस्थापक भीम द्वितीय, और बिहार में सेन वंश के संस्थापक लक्ष्मण सेन। सब के बारे में हम लोग जिक्र किए हैं, इसका बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ एक ढांचा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गौरी आक्रमण करना स्टार्ट करता है। क्या करता है? गौरी आक्रमण करना भारत पर स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले गौरी जो था यह मुल्तान पर आक्रमण करता है। सबसे पहले गौरी का अभियान, सबसे पहला अभियान पूछता है कि गौरी का सबसे पहला अभियान कौन था? तो यही मुल्तान था। कौन था? मुल्तान। कभी आक्रमण किया था मुल्तान पर? सबसे पहले तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है, और मुल्तान को क्या करता है? जीत लेता है। यहीं से सपना इसको होता है कि भारत को भी हम जीत सकते हैं। मुल्तान यहाँ अफगानिस्तान के पास में है, मतलब भारत का एक छोटा सा पहले था भाग। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले आक्रमण करता है मुल्तान पर 1175 में, यह जीत लेता है। इसको मन में उल्लासा बढ़ता है कि हम भारत को भी जीत लेंगे। दूसरा आक्रमण करता है कहाँ पर? यहीं पर ही करता है। यहाँ पर शासक जो था कि नॉर्मल शासक था, ये ज़्यादा ये नहीं था। इसका कार्यकाल कौन चलाती थी? इसकी पत्नी नायिका देवी। तो यह क्या करता है कि केंद्र हुआ करता था, गुजरात जो है कि हमारा केंद्र हुआ करता था। तो सबसे दूसरा बार में है ना कि यही अहिवाड़ पर यह आक्रमण करता है। कब करता है? तो 1178 में करता है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर, जो कि 1175 में। दूसरा आक्रमण, पहला आक्रमण हो गया। दूसरा आक्रमण कहाँ हुआ था? तो अड़ियाल वंश पर, जो कि पाटन बोलते हैं, जो कि गुजरात में है, 1178 में। यहाँ के शासक जो था वह कौन था? भीम द्वितीय था। और यह क्या करता है कि यह मतलब ये तो जीत लेता है, नहीं जीत पाता है। भीम जो है कि भीम के बदले ही लड़ती है, और सारा जो है कि सब यह सारा राजपूत बनते हैं, और सब लोग एक साथ मिल जाते हैं और इसको हरा देते हैं। किसको? गौरी को हरा देते हैं। गौरी हार जाता है, फिर यह चल जाता है कहाँ? मुल्तान चल जाता है, फिर गौर प्रदेश चल जाता है। फिर यहाँ पर अपना सेना को मजबूत करता है। क्या करता है? अपना सेना को मजबूत करता है। यानी कि गौरी का सेना 3 गो थे। गौरी का सेना कौन कौन थे? 3 गो। नाम सुने होंगे, कुबाचा, यालदोज कुबाचा, और ये थे यालदोज कुबाचा, और एक और कौन थे? एक तो एबक थे, ठीक है। यानी कि एबक, यालदोज और कुबाचा 3 गो शासक थे। यही तीनों के जो है कि पूरा मतलब एकदम संगठन करके पूरा मतलब मजबूत बनाता है। यह आक्रमण फिर करने आ जाता है कहाँ? पृथ्वीराज चौहान, यानी कि अजमेर में आ जाता है। यही तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 कब हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यहाँ के शासक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और फिर थे गौरी। कौन थे? गौरी। तो इसमें क्या होता है? गौरी हार जाता है। क्या होता है? गौरी हार जाता है। यानी कि बहुत क्वेश्चन पूछता है कि तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी हार जाता है और ये जीत जाता है। तो जब 2 बार हार जाता है तो इसका मन छोटा होने लगता है। इसके कारण फिर एक बार और ट्राई करने का प्रयास करता है। कब? सहयोग लेता है इससे। किससे? अब क्या करता है कि मतलब राजपूत शासक को ही अपना बनाना स्टार्ट करता है और सहयोग लेता है। यानी कि तराइन के दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, 1192 में। तो इसमें क्या होता है? गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसमें कारण था कि यह क्या हुआ था कि जैसे कि जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। यही संयोगिता के सभागार से उठाकर, इसका कहानी और है, मतलब लगता है वो इसको उठा के और लेके भाग जाता है। यही राजपूत में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान के कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्या करता है? कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये सब सारा जो थे ना, अनिहाड़ वंश, चालुक्य वंश, अनंतपाली, सब जो है ना कि सारा राजपूत है, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं करता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। और यह क्या होता है? तराइन के द्वितीय युद्ध हारा जाता है।
जीत जाता है। इसका हार के कारण क्या था, तो यही संयोगिता थी। क्या थी, संयोगिता। संयोगिता के क्या किया था कि उठा के ले आया था और शादी कर लिया था। इसी से जो जयचंद थे वह नाराज थे। जयचंद क्या करता है कि गौरी जो है कि जयचंद को मिलाप कर लेता है। क्या करता है, गौरी जो है जयचंद को मिलाप कर लेता है और जयचंद का भी बदला लेना रहता है पृथ्वीराज चौहान के। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, संधि हो जाता है और फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो फिर अब जब यहाँ पर फिर से होता है गौरी और जयचंद के बीच में होता है 1194 चंदावर के युद्ध। क्या होता है, चंदावर के युद्ध होता है 1194 में। और यह है कि गौरी फिर जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि गौरी का सत्ता बढ़ते जाता है और राजपूत वंश जो है कि धीरे धीरे सत्ता खत्म होते जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा गौरी के बाद में 3 गो इनका शासक है, यालदोज, कुबाचा और ऐबक। और गौरी जो है कि गौरी के लड़ते हुए यहाँ पे क्या होता है, भटिंडा नामक स्थान पर इनका मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद जो है कि इसका जो है कि दास गौरी का जो दास है ऐबक गद्दी पर बैठता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाता है। यानी कि ऐबक गद्दी पर बैठता है और एक नया वंश यानी कि नया वंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम है गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश। और उसका संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका दास थे, तो गौरी के दास थे। ऐबक भी जो थे ना गौरी के दास थे। ऐबक के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। गौरी के दास थे, जो कि यह है ना कि ऐबक को 1000 जीतल में खरीद कर लाया था। कौन, काजी एक व्यक्ति थे जो कि 1000 जीतल में दिल्ली में एक बाजार लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, दिल्ली में एक बाजार लगा हुआ था। और उसी में से क्या करते हैं कि ऐबक को 1000 जीतल में खरीद कर लाते हैं और यहाँ तीनों इसका दास बन जाता है, किसका, गौरी के। और गौरी तीनों का मतलब सेना बनाता है। इसके बाद जो है कि गौरी का मृत्यु यहाँ पर हो जाता है भटिंडा नामक स्थान पर। तो भटिंडा नामक स्थान पर इनका मृत्यु होने के बाद जो है कि इसका संस्थापक जो करते हैं वो करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले दिल्ली सल्तनत के उदय के बारे में हम लोग जान गए कि किस तरह से उदय हुआ। अब हम लोग टोटल दिल्ली वंश के जो सल्तनत 5 वंश है, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। जो मेन वीवीआई क्वेश्चन है इसी से आता है। तो हम लोग नोट्स से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सारा चीज़ को क्लियर करना। एक ढांचा देने का प्रयास किया है, इसमें शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन नोट्स से सारा क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नोट्स से थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के हम लोग ढांचा को देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन 5 गो वंश था, कौन कौन था, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। कौन था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आप लोग भी बोलिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका एक ट्रिक चलता है, लेकिन अब ट्रिक बहुत पुराना हो गया। गुलाब खिले तो सुगंध लो, ऐसे ही याद हो जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। और इसमें जो है कि 11 शासक काम किए थे। खिलजी वंश में 5 गो और तुगलक वंश में 9 गो, सैयद में 4 गो, लोधी में 3 गो। लेकिन जो मेन है उसी को हम लोग का पढ़ना है। जैसे कि गुलाम वंश में कौन आया था, तो लोधी ऐबक आया था। ऐबक के बाद कौन आया था, तो आराम शाह आया था। आराम शाह 8 महीने रहा था, ज़्यादा योग शासक नहीं था। उस सब हम लोग नोट्स में क्लियर करेंगे। फिर इल्तुतमिश आया, फिर कौन, रब्दुद्दीन फिरोज शाह आया, फिर रजिया आई, फिर बलवन आया, फिर कैकुकाबाद, फिर कैमुहर। इसमें जो है कि ऐबक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, रजिया इंपॉर्टेंट है, बलवन इंपॉर्टेंट है, कैमुहर पूछता है गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक कैमुहर। इस सब के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नोट्स में आपको मिलेगा एक एक करके। हम जैसे ऐबक के बारे में, तो ऐबक के बारे में 10 से 20 पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कब क्या किया, कैसे कैसे कौन सा मस्जिद को बनाया। लेकिन एक तो यहाँ पर देखिएगा कि ऐबक और आराम शाह ये दोनों जब गद्दी पर बैठा था तो मामलुक वंश की स्थापना किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि इसके पहले, बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब गुलाम वंश की स्थापना करने से पहले यह जो था, ये दोनों किस वंश के राजवंश थे, तो कुतुबी राजवंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, कुतुबी राजवंश के शासक थे। यही क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के। ठीक है, पूछ देगा कि ऐबक जो थे गुलाम वंश के गद्दी पर बैठने के पहले किस राजवंश के थे, तो कुतुबी राजवंश के थे। फिर यहाँ से देखिए इल्तुतमिश हो गया, फिरोज शाह हो गया और रजिया हो गया। ये तीनों जो था और इसमें शासक था, ये तीनों कौन सा राजवंश थे, तो शामसी राजवंश से थे। कौन सा, शामसी राजवंश से। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी है और पूछेगा भी। यानी कि इल्तुतमिश और रजिया किस वंश से ताल्लुक रखते थे, तो शामसी राजवंश से रखते थे। फिर बलवन के पूछेगा कि बलवन किस वंश से रखते थे, तो बालवंकी राजवंश से रखते थे, बाल्मीकि राजवंश से रखते थे। ये एक बार आप लोग देखिएगा, जो कि आप ऐसे क्वेश्चन में आएगा। हम लोग का नोट्स में है जो पढ़ेंगे, तो इस सब के बारे में जिक्र है किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इसके बाद खिलजी वंश में क्या आया था, 4 गो आया था। मेन है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों के बारे में एकदम डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे, कि तीनों से क्वेश्चन रहता है। और सब है, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैयद वंश में सबसे ज़्यादा खिरीज खां से क्वेश्चन रहता है, जो कि खिरीज खां के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है लोधी वंश। लोधी वंश में संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे, अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी थे, फिर सिकंदर लोधी। तीनों के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नोट्स में। ठीक है, तो ठीक है, आज हम नोट्स के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को पूरा खत्म करेंगे। तो देखिए, भारत में जिसे हम लोग आक्रमण पढ़े थे, तुर्क आक्रमण हुआ था, जिसमें सबसे वीवीआई जो था मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी जो है भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया था, तो 1000 में आया था और 1027 तक जो है कि 17 आक्रमण किया था। और इसके बाद जो है कि 1030 में यह गजनी का मृत्यु हो जाता है। एक पहले कौन आया था, तो गौरी आया था 1100। एक बाद गौरी आया था 1175 से 1205। तो इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, वो भी नोट्स के माध्यम से। तो देखिए कि भारत में इस्लाम सत्ता का श्रेय तुर्क मुसलमान को जाता है। और तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले एक लड़ाकू और बराबर जनजाति थी, जो कि उमैया वंशज से प्रभाव में आ गया था। ठीक है,
और इस्लाम जगत के प्रथम सुल्तान जो हुए थे वह कौन हुए थे? तो गजनी सुल्तान हुए थे। कौन हुए थे? गजनी सुल्तान, जिसने खलीफा का मान्यता दिया था। ठीक है, और वही इस्लाम जगत का प्रथम सुल्तान मोहम्मद गजनी हुए, जिसमें खलीफा ने सुल्तान के रूप में स्वीकार किया था। आगे देखिए हम लोग कि अफगान प्रदेश के गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? हम लोग पढ़े थे अफगानिस्तान से, जो अलप्तगीन था। ठीक है, अलप्तगीन के दास कौन था? प्रीतगीन, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कौन आया था? तो सुबुतगीन, और सुबुतगीन के पुत्र कौन थे? तो गजनी थे। यही अफगानिस्तान प्रदेश के जो ये अलप्तगीन थे या वहाँ के शासक थे। ठीक है, आगे देखिए कलंतर में गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सुबुतगीन थे, जो कि अलप्तगीन के दास थे ना, उनका गुलाम थे। अलप्तगीन के गुलाम कौन थे? सुबुतगीन। और सुबुतगीन के बाद कौन आया था? गजनी। या अलप्तगीन ने सुबुतगीन को अमीर उल उरा की उपाधि दिया था। कौन सा? अलप्तगीन जो था उस सुबुतगीन को कौन सी उपाधि दिया था? अमीर उल उला के उपाधि दिया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान कौन हुए थे? तो सुबुतगीन हुए थे। कौन हुए थे? सुबुतगीन हुए थे, जो कि भारत पर आक्रमण किए थे। 900 900 977 की का था, जो कि उस समय वहाँ के शासक कौन थे? पंजाब के शासक कौन थे? वो जयपाल थे। कौन थे? जयपाल थे। आगे देखिए, आइए उसके उस समय वहाँ के शासक जो थे जयपाल थे, जिसे सबसे पहले सुबुतगीन जो था भारत पर आक्रमण किया था, और जहाँ सबसे पंजाब पर किया था वहाँ के शासक कौन थे? तो जयपाल थे। और जयपाल के बीच में क्या होता है? यह युद्ध हो जाता है, जिसके कारण जो है कि सुबुतगीन जो है कि हार जाता है और जयपाल जीत जाता है। तो मोहम्मद गजनी फिर आता है और बोलता है कि भारत पर जब तक ना पूरा मतलब 17 बार ये इसने आक्रमण किया था, और पूरा भारत को मतलब इन जीतने का इसका सपना था। किसका? मोहम्मद गजनी के, अपने पिता के हार के कारण। ठीक है, तो उसी जो गजनी जो है कि 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत पर आया था, और 1001 में जयपाल के बीच युद्ध किया था, जिसमें जयपाल हार गया था और ये जीत गया था। और इसके कारण जो है कि जयपाल ने आत्महत्या कर लेता है। इसे आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे। ये अब जो भारत में कब से कब तक आक्रमण किया था? 1000 से 1727 तक। कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार में। ये सुन के हम लोग याद करेंगे। ऐसे नोट्स का चाहिए तो नोट्स जरूरी होगा तो डाल देंगे पीडीएफ में। आइए देखिए, मोहम्मद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था वह। और 1001 में पंजाब के हिंदू शाही राजा कौन थे? जयपाल थे। 1000 में जयपाल के साथ युद्ध हुआ था, जिसके कारण जयपाल जो है कि हार जाता है और ये गजनी जीत जाता है। तो इसी समय क्या करता है जयपाल जो था कि आत्महत्या कर लेता है। देखिए आत्महत्या कर लेता है, कहता है कि इसका पिता से हम जीत गए थे, लेकिन इसका पुत्र से हार गए, तो हम राजपूत वंश में हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए क्या किया? आत्महत्या कर लिया। फिर वहाँ जयपाल के बाद फिर कौन सा आया? मतलब वहाँ के शासक, पंजाब के शासक, उसका पुत्र बना कौन? आनंदपाल। कौन बना था? आनंदपाल। अब आनंदपाल जो है कि गद्दी पर बैठता है और पंजाब के हिंदू शाही वंश के कलाकार हुआ था, और राजधानी वैदेही बनाया था। कहाँ बनाया था? वैदेही बनाया था। और मोहम्मद गजनी जो था वो 1006 में फिर से मुल्तान पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? 1006 में। यानी कि सब जो इंपॉर्टेंट है, जो कि 1000 में भारत में आया था, और 1001 में जयपाल के बीच पंजाब में युद्ध किया था, 1006 में मुल्तान पर किया था, और ये सबसे ज़्यादा पूछता है 1008 में जो है कि हिमाचल प्रदेश नागरकोट के आक्रमण कर दिया था, और यहीं से इसको मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। इसको क्या? मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1008 में जब वहाँ से क्या बोलते हैं आक्रमण किया, और मूर्ति से धन, इसका क्या था कि धन लूटना था। जिस मंदिर में मतलब धन लूटता था, वहाँ से जहाँ से भी धन मिलता था मंदिर में से, वहाँ से धन निकाल कर लेके चला जाता था। जिस मंदिर में धन नहीं मिलता था उस मूर्ति को तोड़ देता था। यह था गजनी। यहीं से जो है कि 1008 में मूर्ति को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। और आगे चलते हैं फिर 1009 में यह पंजाब के हिंदू शाही आनंदपाल, देखिए फिर से इसका पुत्र आनंदपाल के साथ भिड़ गया। किसके साथ भिड़ गया? आनंदपाल के, यानी कि पंजाब के शासक जो थे जयपाल के पुत्र थे कौन? आनंदपाल के बीच में 1009 में हुआ था क्या? तो युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो वही गजनी के साथ हुआ था, जिसमें गजनी जीत जाता है और आनंदपाल फिर से हार जाता है। इसके बाद जो है कि गजनी ने 1014 में थानेश्वर और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। मेन आक्रमण इसका 1001 है, 1008 है और 1009 है। और फिर आगे देखेंगे गजनी का सबसे प्राचीन आक्रमण जो हुआ था वो 1025 वाला था। 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण 1025, जिस समय वहाँ पर जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और वहाँ से लूट के सारा धन को ले गया था, जिसमें वहाँ के शासक जो था भीम प्रथम था। ठीक है, भीम प्रथम मोहम्मद गजनी जो था वहाँ से 50,000 से अधिक लोगों की मौत के घाट भी उतार दिया था, और वहाँ से धन को लूट के ले गया था। इसके बाद आक्रमण गजनी को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, और यह धन को ले जा रहा था। तो 1027 में इसको क्या हुआ? वहाँ जाटों के बीच का हो गया, विरोध हो गया। जब धन लेके जा रहा था जाटों ने इसको मार के छीन लेता है कुछ धन, तो आधा धन ले जाता है अपना साम्राज्य में। तो वहाँ से फिर धन रख के फिर आता है जाटों के बीच युद्ध करता है 1027 में। कब करता है? 1027 में जाटों के मार देता है। इसके बाद फिर है कि या पुनः अपने साम्राज्य अपने घर पर जाता है, और 1030 में इनका क्या होता है? वो मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि जहाँ से भी धन लूटता था एक सोने का घर बनाया था, और उसी में रखता था सुरक्षित से। जहीं सब जगह से धन सोना चांदी लूट के लाता था, और अपने किला में रखता था, और वहाँ सोना का ही मतलब पूरा किला था बनाया था अंदर, और उसी में सोता था। यह 1027 में जब जाटों के बीच में युद्ध करके आया, तो 1027 में जिस घर में सोना रहता था उसी घर में सोया वो, और सोया तो वह सुतले रह गया। इसी से कहा जाता है कि जिस मोहम्मद गजनी जो धन के लिए व्याकुल था, उसी धन उसको सुला दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि उनके दरबार में कौन-कौन रहते थे। उनके दरबार में अलबरूनी रहते थे, फारूकी रहते थे, उतबी रहते थे, फिरदौसी रहते थे। और अलबरूनी जो थे मात्र एक शासक था, जो कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, हिंदू धर्म पुराण का अध्ययन करने वाला अलबरूनी था। अलबरूनी जो था हिंदू धर्म के पुराणों का अध्ययन किया था, और शाहनामा के लेखक कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी पूछता है। और अलबरूनी जो था पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद गजनी ने यामिनी उल धौला और यामिनी उल मिलात का उपाधि धारण किया था। क्या धारण किया था? मोहम्मद गजनी जो था यामिनी उल धौला और यामिनी उल मिलात के उपाधि धारण किया था। यामिनी उल धौला का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिनी उल मिलता के मतलब होता है मुसलमानों को संरक्षण।
गजनी का निधन हो जाने के बाद सुल्तान का पतन होना शुरू हो गया। और इसके बाद फिर आता है कौन, जब गजनी मर जाता है तो आता है यही है गौरी। गौर प्रदेश से आया था और हमारा सबसे पहले जो है कि 1173 में उसने मोहम्मद गौरी मतलब अपने राज्य अभिषेक करा। और मोहम्मद गौरी का संबंध जो था ना वो किस वंश से था, बहुत पूछता है, संसबनी वंश से था। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित रहता था, तो शकवानी वंश से। और मोहम्मद गजनी जो था वो किस वंश से रहता था, यामनी वंश से। मोहम्मद गजनी यामनी वंश से और मोहम्मद गौरी संसबनी वंश से, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि मोहम्मद गौरी अपना लक्ष्य भारत का इस्लाम को सत्ता का स्थापित करना था। इसका लक्ष्य क्या था, इस्लाम को सत्ता को स्थापित करना था, मतलब ये सपना देखा था। मोहम्मद गौरी क्या था ना, जैसे गजनी 17 बार आक्रमण जिसे करा, तो मोहम्मद गौरी ने भारत के लुटने, भारत में सत्ता अपना विस्तार को बढ़ाने के लिए यह सपना देखा था। और यह सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता है 1117 में, 1175 में। तो इसको क्या होता है कि जिलासा बढ़ जाता है कि अब हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो हम जीत जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी किस मकसद से भारत पर आक्रमण किया था, तो इस्लाम धर्म को प्रचार करना और विस्तार करना। लेकिन यही पूछेगा कि गजनी किस लिए आक्रमण किया था, तो सिर्फ धन लूटना। ठीक है, आगे चलिए। एक 1175 में मुल्तान पर आक्रमण, पहला आक्रमण करता है गौरी, और उसके बाद दूसरा आक्रमण करता है 1178 में। कहाँ, पाटन। पाटन जो है कि गुजरात में पड़ता है। पाटन कहाँ पड़ता है, गुजरात में। वहाँ पर कौन सा अड़ियावाल थे, वहाँ पर अड़ियाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और गुजरात के शासक कौन था, सोलंकी वंश के थे। ठीक है, आगे। और वहाँ पर जो था ना कि गुजरात में जो सोलंकी वंश के संस्थापक थे वहाँ के भीम द्वितीय थे। कौन थे, भीम द्वितीय। सोमनाथ मंदिर जब लूट लिया था तो वहाँ के संस्थापक भीम प्रथम थे, लेकिन यहाँ के शासक जो थे वो भीम द्वितीय थे। कौन थे, भीम द्वितीय। गुजरात यानी कि पाटन के वहाँ पर जो थे सोलंकी वंश के, ये भीम द्वितीय थे। और इन भीम द्वितीय और गौरी के बीच क्या होता है, युद्ध हो जाता है। गौरी तीसरा बार में जो है कि यहीं बड़ी अड़ीवाल जगह पास यानी कि गुजरात में पाटन के पास आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है, भीम द्वितीय के बीच में भिड़ जाता है, तो भीम द्वितीय जीत जाता है, गौरी हार जाता है। यही प्रथम जिनका हार था, ये भीम जीत जाता है। भारत में पराजित होने वाला प्रथम मुसलमान गौरी हुआ। यह भारत में पराजित हो गया था, मतलब हार गया था। और गौरी ने 1189 में पेशावर का युद्ध किया, काशी में लाहौर का युद्ध किया, और 85 में सियालकोट को युद्ध किया और जीत लिया, और साम्राज्य को अपना फैलाया। ठीक है, यही जो कि अनिवार्य पर आक्रमण किया था हार गया था। बाकी सब जगह से यह गौरी जो था कि जीत गया था। तो जो हारा है उसी वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा कि जो कि पाटन में आक्रमण किया था 1178 में, तो उस समय गौरी हार जाता है, भीम द्वितीय जीत जाता है। आइए फिर इसी प्रकार लाहौर में अपना केंद्र बनाया और भारत में विजय जारी किया। इस क्रम में गौरी का 1189 में भटिंडा किला को जीत लिया। अब देखिए फिर से क्या करता है ना कि भटिंडा किला जो है 1189 में गौरी जीत लेता है। और यह भटिंडा जो था वो पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। तो इसीलिए तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध होता है, क्योंकि यह गौरी बोलता है भटिंडा को मैं जीता हूँ, मैं रखूंगा, लेकिन यह गौरी चौहान बोलता है कि नहीं, भटिंडा मेरे साम्राज्य में आता है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और इसी के लेकर बीच में क्या होता है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हरियाणा में हो जाता है। प्रथम युद्ध हो जाता है कहाँ, हरियाणा में हो जाता है, जिसमें गौरी फिर से हार जाता है। गौरी हार जाता है और चौहान जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में। यानी कि कहाँ हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था, 1191 प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद फिर द्वितीय युद्ध हुआ था, तो द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, 1192 में, जिसमें गौरी और चौहान, गौरी और चौहान, तो गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हो जाता है। इसका चौहान, पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण क्या था, तो यही जयचंद के पुत्री कौन था, संयोगिता। संयोगिता के क्या किया था कि यह साम्राज्य में से उठा के प्रेम करता था, तो साम्राज्य में से उठाकर ले जाकर अपने शादी कर लेता है। इसीलिए वहाँ के राजपूत जो है कि इसको साथ नहीं दिए थे, और जब आक्रमण गौरी किया तो इसको मिला लिया था, किसको, जयचंद को मिला लिया था अपने में, क्योंकि वह उसका दुश्मन था। पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन था, जयचंद था, क्योंकि उसका पुत्री को उठा के लेकर भागे। जाहिर सी बात है, किसी का पुत्री को ले जाओगे तो उसका विरुद्ध साजिश रचबे करेगा। इसलिए क्या किया, गौरी के साथ मिल जाता है जयचंद, और गौरी और जयचंद मिलकर और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में इसको हरा देता है। क्या करता है, हरा देता है। हराने के बाद जो है कि फिर 1194 चंदावर का युद्ध होता है। क्या होता है, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। क्या होता है कि गौरी और चंदावर के बीच संधि हुआ था कि तू मेरा साथ देगा, अगर तराइन के द्वितीय युद्ध में तू मेरा साथ देगा तो दिल्ली के राजा हम तुमको बना देंगे। जयचंद के बीच में तो संधि हुआ था, तो जयचंद मान जाता है कि ठीक है हम दिल्ली पर राज करेंगे। तो जब जीत जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध गौरी, तो फिर कहता है, जयचंद कहता है कि तो हमको दिल्ली के राजा घोषित करो। तो यही गौरी बहुत हरामी था। क्या था, इशू मुस्लिम जो होता है वो अपना फायदा देखता है, बहुत हरामी होता है। इसीलिए क्या किया कि इसको दिल्ली का राजा नहीं बनाया। क्या बनाया, दिल्ली का राजा नहीं बनाया। और इसी के बीच क्या हो गया कि जयचंद ने युद्ध कर दिया, चंदावर के युद्ध 1194 में। और चंदावर के युद्ध में भी क्या हुआ कि जयचंद हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वही सब है चंदावर के युद्ध। देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इतिहासकार B.S. स्मिथ के अनुसार यह सबसे निर्णायक भारत में इस्लामी सत्ता का स्थापित करना था। जिस तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, तो बहुत भयानक युद्ध हुआ था, और वही में स्मिथ कहता है कि सबसे निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत में इस्लाम सत्ता का स्थापित किया गया। ठीक है, और धीरे धीरे इस्लामिक सत्ता को बढ़ते चला गया। ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जयचंद हार गया था और गौरी जीत गया था। उसके बाद गौरी के एक सेनापति था, कौन, बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी, जो कि 1203 में बिहार में आक्रमण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। आगे इसको पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ स्रोत के अनुसार बख्तियार खिलजी जो है ना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पर भी आक्रमण किया था। कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के आक्रमण कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी तोड़ ताड़ दिया था पुनः। चलिए खिलजी ने 1204 से 5 में बंगाल को जीत लिया था, 1206 में असम को जीत लिया था। पूछता है कि खिलजी ने बंगाल को कब जीता था, तो 1204-5 में, असम को कब जीता था, 1206 में। ठीक है, गौरी के साथ 1192 में, अच्छा गौरी के साथ जो एक सूफी संत आए थे 1192 में, जब तराइन के द्वितीय युद्ध हो रहा था, तो उसी समय एक सूफी संत आए थे गौरी के दरबार में। कौन, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। और इस चीज़ को देखे शेख मोहिउद्दीन चिश्ती कि गौरी जो है कि गद्दारी कर रहा था, इसीलिए जब गौरी जब चंदावर के युद्ध में गद्दारी करके जीत जाता है, तो यही सूफी संत ने जो बोले था, जब जीत जाता है और दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है, तो यही शेख मोहिउद्दीन चिश्ती बोले थे, हजूर दिल्ली अभी दूर है। इसी कारण जो है कि गौरी को
मृत्यु हो जाता है। गौरी का लक्ष्मी का आकृति वाला सिक्का, देखिए यहाँ से एक तो इंपॉर्टेंट भी है कि गौरी जो था वो लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया था। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई और इनका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। देखिए यहाँ से हम लोग का जो है कि जो तुर्क आक्रमण हुआ था सबसे ज़्यादा गजनी और गौरी ने किया था हमारा भारत पर, और इस्लामिक सत्ता को बनाए रखने के लिए, इस्लामिक सत्ता को बढ़ाने के लिए किया था, ठीक है। और उसी तरह करके चला गया, उन लोग दोनों मर गया। और गौरी के जो एक गुलाम था जो कि उसको नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था, ऐबक, जिसको ऐबक को दिल्ली के बाजार में काजी जो था ना, गौरी के दरबार में रहता था, राज दरबार में, तो वही काजी जो था ना ऐबक को 1000 जीतल में खरीदा था दिल्ली के बाजार में, ठीक है। और बहुत योग्य शासक था, इसीलिए जब गौरी मरता है तो यह ऐबक जो है कि ऐबक अपना एक अलग अलग स्थापना करता है जिसको कहा जाता है गुलाम वंश। क्या कहा जाता है, गुलाम वंश। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या, तो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब हुआ था, यहाँ से थोड़ा सा डेट को हम लोग जिक्र करेंगे क्योंकि डेट से ही पकड़ाता है क्वेश्चन कि कौन कब तक रहा था। तो दिल्ली सल्तनत मेन हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पहले हम लोग जो 1 घंटा से अभी हम लोग कर रहे थे उस सब ढांचा सिर्फ तैयार कर रहे थे, मेन मकसद था हमको यहाँ तक आने के लिए। लेकिन इसके पहले ढांचा को तैयार करेंगे ना, तो उसको ढांचा को हम लोग तैयार करने का प्रयास किए, जो भी मोटा मोटी हम लोग समझ लिए। लेकिन मेन यहाँ से हम लोग का चलना है, यहीं से क्वेश्चन आपको रहता है। दिल्ली सल्तनत से काफी क्वेश्चन पूछने लगा है, चूंकि हम लोग का टीआरई 3 में भी पूछा था, 2 में भी पूछा था, इसलिए दिल्ली सल्तनत हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत देखिए कब से कब तक चला था, तो 1206 से 1526 तक चला था। कब से कब, 1206 से 1526 तक। इसमें कितने राजवंश आए थे, तो 5 राजवंश आए थे। कौन कौन सा आए थे, सॉरी 5 वंश आए थे। कौन कौन सा, गुलाम वंश आए थे, खिलजी वंश आए थे, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका एक ट्रिक भी चलता है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गुलाब खिला तो सुगंध लो, ठीक है। तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। थोड़ा सा इसको डेट को जिक्र कर लेते हैं कि गुलाम वंश कब से कब था। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश कब से कब था, 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 51 से 1326 तक। चलिए अब हम लोग गुलाम वंश के स्थापना देखते हैं। तो गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो गुलाम वंश के इब्राहिम तुर्क के नाम से भी जानते हैं, दास वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इब्राहिम तुर्क देखिए, और मामलुक वंश के भी नाम से जानते हैं। टीआरई 3 में पूछ दिया है कि मामलुक वंश के अंतिम संस्थापक कौन है, तो मामलुक वंश भी दे सकता है, या इलबरी तुर्क भी दे सकता है, या दास वंश भी दे सकता है, या गुलाम वंश भी दे सकता है। यानी कि बोल सकता है कि इलबरी तुर्क के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे आते हैं। और यही जो है ना कि मामलुक वंश हम लोग का पूछा था कि मामलुक वंश के अंतिम संस्थापक कौन है, तो मामलुक वंश के गुलाम वंश कहते हैं। और इसी का जिक्र जो किया था, मामलुक वंश का नाम कौन दिया था, तो यही दिया था हबीब उल्ला। देखिए हबीब उल्ला नामक इतिहासकार ने इस वंश का मामलुक वंश दिया, जो कि इस वंश सबसे उपयुक्त नाम है, ठीक है। कौन दिया था, हबीब उल्ला दिया था। कौन दिया था, हबीब उल्ला दिया था। इस वंश की स्थापना 1206 में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था, ऐबक ने किया था। इसका 3 गुलाम था, तीनों योग्य था। कौन कौन था, यालदोज, कुबैचा और ऐबक। तो सबसे योग्य जो था ऐबक, उसी को गुलाम वंश के संस्थापक बनाया जाता है। और ऐबक ने विवाह नीति के तहत यालदोज और कुबाचा को अपने में मिला लिया था। तीनों अपने में लड़ रहा था, तो विवाह नीति को अपनाया ऐबक, और यालदोज और कुबाचा को विवाह नीति से अपने में मिला लिया। क्या किया, तो ऐबक ने यालदोज की पुत्री से विवाह कर लिया, सॉरी पुत्री से किया तथा अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवा दिया। मतलब विवाह नीति से अपना लिया, दोनों तीनों लड़ रहा था, और इसीलिए विवाह नीति से अपनाकर और ऐबक जो है कि गद्दी पर बैठ जाता है। आगे देखिए, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि कुरान खां के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या नाम से जानते हैं, कुरान खां के नाम से जानते हैं, क्योंकि कुरान ये पढ़ता था एकदम सुंदर आवाज में, सुरीले आवाज में कुरान पढ़ता था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। इसे लाख बख्श के भी नाम से जानते थे, लाखों में दान देता, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जानते थे, ठीक है। और ऐबक ने कभी भी अपना नाम का सिक्का नहीं चलाया था, जारी नहीं किया था, ठीक है। और ऐबक के दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। क्या रहते थे, हसन जैसे विद्वान रहते थे। ऐबक के तराइन द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ लड़ा था। जो ऐबक जो था तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ लड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं कि ऐबक जो था, जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हैं। ऐबक जो था वो जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन मंदिर के स्थान पर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद निर्माण करवाया था। बहुत पूछता है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया। उस समय कहाँ करवाया था, तो दिल्ली में। वहाँ पर ही पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इस्लाम मस्जिद के पहले वहाँ पर क्या था, तो जैन मंदिर था, ठीक है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। कहाँ बनाया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और पूछता है क्वेश्चन के 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, एक विद्यालय है, क्या मतलब क्या है, या एक झोपड़ी है। तो यह पहले यह क्या था, तो यह एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था एक मस्जिद था। लेकिन पूछेगा कि इसके पहले क्या था, तो यह संस्कृत विद्यालय था ना। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो संस्कृत विद्यालय था ना, ठीक है। इसके बाद फिर क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुब मीनार का नींव रखा। क्या रखा, नींव रखा। यानी कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाने का नींव रखा था। कौन, ऐबक ने। और यह निर्माण किसके याद में रखा था, तो इसका एक गुरु थे। कौन थे, गुरु थे बख्तियार काकी। तो काकी के याद में यह क्या हुआ था ना कि ऐबक जा रहा था, ऐबक का गुरु जो था काकी थे, उनका मृत्यु हो गया था। इनका उनका गुरु का मृत्यु हो गया था। तो यही अफगानिस्तान में गया था अपना मन को बहलाने के लिए। तो वहीं पर एक देखता है मीनार, क्या देखता है, मीनार। तो वहीं पर ही देखता है उसको किस तरह से ढांचा है। तो वह अपना दिल्ली में आता है और वहीं से अफगानिस्तान से प्रेरित होकर और बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था, तो ऐबक करवाया था। यह किस तरह से बनल था, तो लाल बलुआ पत्थर से बनल था। किस तरह से बनल था, लाल बलुआ पत्थर से। देखिए जाम मस्जिद का प्रेरित होकर उसने मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है, बख्तियार काकी के याद में ना। यह कौन पत्थर से बनल था, क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार जो है किस पर्वत द्वारा निर्मित है, तो लाल बलुआ पर्वत द्वारा निर्मित है। आगे आइए कि हम लोग देखते हैं कि इस मीनार का न्यू जो था कि ऐबक रख लेता, ठीक है। सपना देखा था कि इसको हम 4 मंजिला बनाएंगे, लेकिन वह 1 मंजिल बनाते बनाते क्या हुआ, इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। कब मृत्यु हुआ था, तो 1210 में इसका मृत्यु हो गया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के चौगान खेलते समय मर गया था। और इसको पूरा निर्माण करवाया था इल्तुतमिश करवाया था। कौन करवाया था, इल्तुतमिश इसका निर्माण पूरा करवाया था। पूरा ये भी नहीं करा पाया था, पूरा कराया, लेकिन फिर भूकंप के कारण बिजली गिर गया और एक तल्ला नष्ट हो जाता था। फिर पूर्ण रूप से जो बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। पोलो
का प्रचलित भारत में तुर्क ने किया था। पोलो का प्रचलित जो था वो तुर्क ने किया था। पोलो खेल क्या होता है? पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते थे जो घोड़ा से खेला जाता था। क्या? घोड़ा से खेला जाता था। घोड़ा से मतलब दौड़ता था, एक हाथ में हॉकी ले लेता था, वही गेंदा को मारता था। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं हॉकी, तो हॉकी ऐसे ही खेलते हैं, दौड़ते दौड़ते, लेकिन वो पोलो होता है घोड़ा पर बैठकर हॉकी को मारते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं मिनहाजुल सिराज नामक इतिहासकार ने ऐबक को हातिम द्वितीय कह लेता है, यानी कि ऐबक को हातिम द्वितीय कौन कह लेता है? तो मिनहाजुल सिराज कह लेता है। ठीक है, अब चलिए ऐबक का मृत्यु हो जाता है। ऐबक का मृत्यु हो जाता है तो उसी का पुत्र जो है कि आराम शाह को गादी पर बैठाया जाता है, जो कि योग शासक नहीं होता है, इसको 8 महीने तक रहता है और इसको तुरंत मार दिया जाता है। और उसके बाद जो है कि बनता है कौन? इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह, उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब बना था? तो 1211 से 1236 तक, और आराम शाह के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना। और देखिए यही क्वेश्चन पूछ लेता TR3 में कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो यही था बदायूं के गवर्नर थे। TR3 में क्वेश्चन यह पूछा था, देखिए कहाँ से पूछता है, इसीलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है डीपली। ठीक है, एक तरह से कहानी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे ताकि याद हो जाएगा। यानी कि इल्तुतमिश जो था गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के गवर्नर था? तो बदायूं के गवर्नर था। कहाँ के गवर्नर था? बदायूं के गवर्नर था। इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ठीक है, और तथा ऐबक गौरी का गुलाम था, जिसके कारण इल्तुतमिश का गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम का गुलाम होने के कारण दिल्ली की जनता इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इल्तुतमिश जो था ना, जो काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र देखेंगे और इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यानी कि इल्तुतमिश जो था कि चालीसा दल का गठन किया था, या चालीसा दल को और किस नाम से जाना जाता है? तुर्क-ए-चहलगामी। तुर्क-ए-चहलगामी का गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश किया था। बहुत क्वेश्चन पूछता है तुर्क-ए-चहलगामी का स्थापना कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। आइए इल्तुतमिश के कार्य देखते हैं। इल्तुतमिश जो था कि इल्तुतमिश के समय में ही कहा हुआ था ना कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था, उस समय इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के बल पर टाल दिया था, क्योंकि वह चंगेज खां जो था ना, वह ख्वारिज में मकबरनी को पीछा करते हुए भारत आ रहा था। मकबरनी को पीछा करते हुए भारत आ रहा था मकबरनी को मारने के लिए। तो भारत में जब आया तो वहाँ पर इल्तुतमिश के शासक था। तो इल्तुतमिश जो था मकबरनी को जो है कि शरण नहीं दिया, और नहीं दिया तो इस चलते जो है कि चंगेज खां था वह चला जाता है, लौट के चला जाता है उसके अथी में। और चंगेज खां के और किस नाम से जानते थे? तैमूर चीन के नाम से जानते हैं। तैमूर चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1224 से 1225 में बंगाल पर आक्रमण करा। वहाँ के शासक यासुद्दीन आजम खिलजी को पराजित कर उसे अपने अधीन स्वीकार करा लिया, और दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन बने? तो इल्तुतमिश बने। कौन बने थे? इल्तुतमिश बने थे। कौन बने थे? इल्तुतमिश बने थे। और इसने बहुत क्वेश्चन पूछता है, इल्तुतमिश जो था शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। इल्तुतमिश जो था शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था, और सोना और चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसमें सोना के सिक्का को टांका और चांदी के सिक्का को टांका कहा जाता था, और तांबा के सिक्का को क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। इसीलिए आगे देखते हैं हम लोग। मंगोल आक्रमण के दबाते हुए मोहम्मद गौरी का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद मारा गया था। ठीक है, आगे देखिए हम लोग। इल्तुतमिश के दरबार में कौन रहता था? तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी रहता था। तबकात-ए-नासरी का जो लेखी था, लेखक था, वो कौन था? मिनहाजुल सिराज। यानी कि तबकात-ए-नासरी कौन लिखा था? तो मिनहाजुल सिराज लिख लेता। और इल्तुतमिश देखिए हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध पढ़े, तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़े। देखिए यहाँ पर तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, जो कि 1215 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध सब कुछ जानता है, लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे हुआ था। वह 3 ठो हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1215 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यालदोज और कुबैचा के बीच में हुआ था। यालदोज और कुबाचा के बीच में हुआ था। ठीक है, यह तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रथा का शुरुआत कौन किया था? तो इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। और अगर पूछेगा कि भारत में एकता प्रथा का शुरुआत कौन किया था? गौरी किया था। भारत में एकता प्रथा का शुरुआत गौरी किया, और दिल्ली में कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, गौरी ने पहला इक़्तिदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। ठीक है, और जब ऐबक को मृत्यु हो जाता है तो ऐसे छोटा और शासक आता है, उसका रजिया सुल्तान का भाई था, जो कि बना था रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन इसको चालीसा दल ने तुरंत हटा देता है और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाता है। तो रजिया सुल्तान कब से कब बैठल थी? तो रजिया सुल्तान जो है कि 1236 से 1240 तक बैठा था। यह जो था कि पर्दा प्रथा को त्याग दी थी। यह जो सम्राट में आती थी ना, तो टोपी पहन के मतलब कि आदमी की तरह यह आती थी। देखिए यहाँ से खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो कि रजिया सुल्तान ने अपना अमीर खास आखुर, यानी कि देखिए रजिया सुल्तान के दरबार में एक याकूत रहता था, जो कि रजिया से प्रेम करता था। तो वही रजिया थी ना, इसको क्या उपाधि दिया था? मतलब अमीर आखुर। अबिसिनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को बनाया था। यानी कि अमीर आखुर का मतलब क्या होता है कि सेना को देख रेख करने के लिए इसको बनाया था ना, किसको? याकूत को, और वह इससे प्रेम करता था। लेकिन इस विरोध को ताबरीद के सूबेदार जो था अल्तुनिया ने किया, और अल्तुनिया भी था जो कि रजिया से प्रेम करता था, और अल्तुनिया ने क्या किया कि याकूत को जब देखा तो इसलिए विरोध कर दिया। विरोध कर देता है तो अल्तुनिया और रजिया क्या करता है कि वह विवाह कर लेता है। तो उस समय क्या करता है याकूत? क्या करता है? षड्यंत्र रच के, और रजिया को क्या करता है? रजिया और अल्तुनिया को क्या करता है ना कि उसको झूठा इल्जाम लगा के और उसको मृत्यु करवा देता है, मार देता है। किसको? रजिया के, और किसको? अल्तुनिया को। ठीक है, एक घेराबंदी बना करके और उसको क्या करता है? रजिया सुल्तान को मरवा देता है। देखिए एक विद्वान आए थे, वो
एल्फिस्टन नामक विद्वान ने कहा रजिया को कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। जब रजिया मर जाती है तो एक आता है एल्फिस्टन नामक एक विद्वान आते हैं जो बोलता है कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत महान शासक में लिया जाता। फिर एक विद्वान बोलते हैं मिनहाज उस सिराज ने कहा कि रजिया को लेकर कहा कि सुल्तान का कि सभी गुण उसमें था, लेकिन ईश्वर ने गलती से उसको महिला बना दिया था। कौन बोले था? मिनहाज उस सिराज बोले था। और इसके बाद रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी जो कि उसको मर जाता है तो 1242 में थोड़ा सा के लिए बहराम शाह बनता है, यह योग शासक नहीं रहता है। बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान जो बनता है अलाउद्दीन महसूद शाह बनता है, जो कि भी उतना योग नहीं रहता। और उसके बाद कौन बनता है? तो यही बलवन बनता है। बलवन 1246 में अलाउद्दीन मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और उसको हत्या करवा दिया था। और बलवन इल्तुतमिश के पोता नासरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाता है। बलवन अभी नहीं बना है, नासरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया था जो इल्तुतमिश के पोता था। और नासरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपना पूरा जीवन टोपी सीकर यापन कर देते। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करने वाला कौन से? तो नासरुद्दीन मोहम्मद थे। और इसीलिए ने बलवन इसको मतलब अपना ये थी दामाद बना लेता है। बलवन फिर क्या करता है? अपना पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मोहम्मद से कर देता है। नासरुद्दीन मोहम्मद से विवाह कर देता है तो नासरुद्दीन मोहम्मद जो था इसको उल्लू खा की उपाधि देता है। किसको? बलवन को। बलवन के गद्दी पर बैठा देता है। नासरुद्दीन मोहम्मद से हट जाता है। जब बलवन उसका पुत्री का विवाह करा देता है तो दामाद बना लेता है, तो गद्दी से हट जाता है, बलवन को गद्दी पर बैठता है। और नासरुद्दीन मोहम्मद जो था बलवन के उपाधि देता है उल्लू खा की उपाधि। जो क्वेश्चन पूछता है कि उल्लू खा की उपाधि किसने दिया था? तो नासरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। किसको दिया था? तो बलवन को दिया था। अब गद्दी पर बैठा कौन? तब बलवन। बलवन का बैठा 1266 से 1286, 1266 से 1286। और ये ऐसा आया, ऐसा शासक था, मतलब बहुत क्रूर शासक था। जितना भी इल्तुतमिश काम किया था सारा को खत्म कर दिया और अपने आप को मतलब अपने तरीका से किया। जैसे चालीसा दल को खत्म कर दिया कौन? बलवन। चालीसा दल को कौन खत्म किया था? बलवन किया था। और देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता कि चालीसा दल जो है TRE 3 में था कि चालीसा दल कब से कब तक मतलब रह लेता, कब से कब तक? देखिए इल्तुतमिश ने लागू किया था और बलवन ने खत्म किया था। तो इल्तुतमिश के काल से लेकर यानी कि 1236 से लेकर और 1286 तक जो है किया चालीसा दल रह लेता। यही आंसर उसमें होता। ठीक है, TRE 3 का क्वेश्चन था। इसीलिए डायरेक्ट को क्वेश्चन नहीं देगा, उसको आपको समझ विकसित के आधार पर क्वेश्चन देगा। और इस बार भी बोला है, आयोग ने बोला है कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा कठिन रहेगा और समझ विकसित के आधार पर रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ना जरूरी है। आइए देखते हैं हम लोग। बलवन जो था वो लॉ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। लॉ और रक्त की नीति का मतलब क्या होता है? तो वह मतलब हमेशा तलवार लेके चलता था। क्या? तलवार हमेशा रखता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बलवन ने अपने आप को ईरान के अफरसियान वंश का सुल्तान कह लेता। ठीक है, और बलवन जो था सिजादा और पबोश प्रथा का शुरुआत किया था। सिजादा और क्या? पबोश। सिजादा मतलब दंडवत प्रणाम करने के लिए और पबोश मतलब झुककर प्रणाम करने के लिए। बलवन ने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। बलवन जो था दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। दीवान अर्ज नामक सैन्य का गठन किया था। बलवन का उत्तराधिकारी 1286 से 1290 तक बैठा था। बलवन का उत्तराधिकारी कौन आया था? तब देखिए बलवन जब गद्दी पर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था। बलवन जब गद्दी पर बैठा था तब बलवन के उत्तराधिकारी जो हुआ उसके पुत्र था केशु। देखिए कौन गया? के सुसरो की निधन होने के बाद विश्वसनीय अधीन बलवन के आदेश पर आलेखना करते हुए मुबारक खां को बनाया गया। कौन? मुबारक खां के पुत्र। मुबारक खां के पुत्र किसको बनाया गया था? किसको? कैकुकाबाद को। किसको बनाया? कैकुकाबाद को उत्तराधिकारी बनाया गया। यानी कि बलवन के बाद कौन बनाता था? कैकुकाबाद। यही हम लोग का TRE 3 का क्वेश्चन है कि गुलाम मामलुक वंश के अंतिम संस्थापक कौन था? तो यही कैकुकाबाद था। एक तो और आया था, कैमुहर्ष भी आया था, लेकिन वह योग शासक नहीं था। तो कैमुहर्ष भी मारेंगे तो चलेगा, लेकिन कैकुकाबाद भी होगा। ठीक है, कैकुकाबाद जो है कि आइए कैकुकाबाद देखते हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में किलाखोरी शहर को बसाया था। किलाखोरी शहर को बसाया और इनकी रक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता था। देखिए कैकुकाबाद जब बनल था तो वह किलाखोरी बनाया था और वहाँ पर इसको रक्षण करता था कौन? जलालुद्दीन खिलजिया करता था। और वही एक दिन कहा कि यार जलालुद्दीन खिलजी एक षड्यंत्र रचते हैं और कैकुकाबाद को मरवा करके और यही यमुना नदी, वहीं पर दिल्ली में यमुना नदी है, ओकरे में फेंकवा देता है। कौन? फिरोज शाह खिलजी। खिलजी जो है कैकुकाबाद को मरवा के और दिल्ली में यमुना नदी में फेंकवा देते हैं। और इसको शक न होने के कारण इसी का पुत्र को रखमुसुद्दीन के मुहाज को 3 महीने के लिए गद्दी पर बैठाता है। और गद्दी पर बैठाता है कि कोई जान न सके कि मैं ही हत्या किया हूँ कैकुकाबाद को। और कैकुकाबाद को मार के नदी में फेंकवा देता है। फिर कुछ दिन के लिए उसका पुत्र को बैठा देता है और फिर उसको पुत्र के भी हटा के और अपने बैठ जाता है और एक नया वंश की स्थापना करता है। उस नाम के नाम कौन सा है? तो खिलजी वंश। कौन सा है? तो खिलजी वंश। तो अब हम लोग गुलाम वंश पढ़ लिए। क्या? गुलाम वंश। यानी कि गुलाम वंश के मोटा मोटी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन जो मेन योग शासक था वो आया था। तो गुलाम वंश जो हुआ था 1206 से 1210 तक। सबसे पहले कौन बैठा था? 1206 से 1210 तक कौन बैठा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था। कौन बैठा था? 1210 से 1206 तक बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? तो बलवन आया। बलवन के बाद कौन आया? तब कैकुकाबाद आया। कैकुकाबाद के बाद कौन आया? 3 महीने के लिए कैमुहर्ष आया। कैमुहर्ष के बाद जो है कि खिलजी मरवा के नदी में फेंका जाता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 से 1320। अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। चलिए खिलजी वंश देखते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। यह सर्वप्रथम बलवन के समय में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य सेवा में नियुक्त हुआ था और बलवन के समय कई मंगोल आक्रमण को दबाने में इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। यह प्रसिद्ध मिली थी और कालांतर में कैकुकाबाद के समय राजनीतिक तौर पर इसका चर्चा हुआ था। यह जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कौन सा? बलवन के समय में हुआ था सबसे ज़्यादा। इसी को दबाने के लिए
खिलजी बहुत सहायता किया था। सुल्तान बनने के बाद अपना राज्याभिषेक किलाखोरी में करवाया और किलाखोरी को ही अपना राजधानी बनाया। जब ये सुल्तान बने तो उस समय उनका उम्र कितना था, तो 70 वर्ष था। इसलिए इन्होंने घोषणा किया कि मैं एक वृद्ध मुस्लिम सुल्तान हूँ, मुझे मुसलमान के खून बहाने की आदत नहीं है। बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन एक वैसा करता नहीं था। इसका सबसे खराब शासक जो आया, इसका दामाद और भतीजा था, जो अलाउद्दीन खिलजी था। इन्होंने जनता के, देखिए आगे हम लोग देखते हैं, इन्होंने पॉइंट को पढ़ के हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने जनता की इच्छा के शासन के आधार बनाया और शासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप का नीति अपनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अब्दुल्ला खान नेतृत्व में 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ था। यानी कि जब फिरोज शाह खिलजी जब बनते हैं तो 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ था। कौन सा मंगोल आक्रमण हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल नेता कौन था? चंगेज खां था। जब जलालुद्दीन खिलजी थे तो उस समय मंगोल आक्रमण चंगेज खां से सब कोई डरता था, ठीक है, तो वही आक्रमणकारी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मनी कपूर बुलाकर धोखे से हत्या कर दिया और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में दे दिया है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो धोखे से बुलाया अपने दामाद के, किसको? अपने दामाद को, और उसको हत्या करवा देता है। ऐसा खाली इसमें दिया है, लेकिन एक तो क्या था कि वह अभियान किया था जिसमें बहुत सारा धन लूटा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और यह धन को वो जब लूटा था और अपने दामाद को नहीं दे दिया था, मतलब कुछ कम दिया था। इसी के कारण जब दामाद इसके विरुद्ध आते हैं और बोलते हैं कि पूरा धन क्यों नहीं दिया, तो इसी के विरुद्ध दोनों में युद्ध हो जाता है, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कि गद्दी पर बैठता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बूढ़ हो गया है, अब क्यों इस धन को क्या करेगा, इसलिए वह वहाँ से बहुत सारा धन लूटा था और उसको नहीं दिया था। इसी के बीच में दोनों के विरुद्ध होता है और उसको मार देता है गद्दी पर। अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक बैठा है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसुपा, अली गुरसुपा, अली गुरसुपा, अली गुरसुपा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसुपा था, अली गुरसुपा था, ठीक है। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसा सुल्तान हुए जो अपने चाचा और ससुर, यानी कि उसका चाचा भी लगता था और ससुर भी लगता था, उसको हत्या कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का माता पिता नहीं था, इसका पालन पोषण कौन किया था? तो यही जलालुद्दीन खिलजी। और देखो गई दरवा के जलालू अपने चाचे के मार दिया, जो जिसको पाला, और एक तरह से दामाद भी था, उसका पुत्री से विवाह किया था। चलिए आइए, लेकिन दिल्ली के उल्लू खा समझने के लिए आइए यहाँ पर देखते हैं कि अलाउद्दीन के समय 4 विद्रोह हुए जिससे उन्होंने आसानी से दबा दिया था। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा था तो 4 को विद्रोह हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो आसानी से इन्होंने क्या किया था? दबा दिया था। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कितने विद्रोह उसके समय में हुआ था? 4 विद्रोह हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के उद्देश्य में एक कदम उठाया था, ठीक है। जैसे मतलब अब विद्रोह हुआ था और चारों दबा दिया था, तो एक तरह से कदम उठाया था, क्योंकि उसको डर था कि मैंने अपने ससुर को हत्या करके हम गद्दी पर बैठे, हमको कि कोई और ना हत्या कर दे, इसलिए उसको डर था। जब चारों आक्रमण किया तो उसको और डर बढ़ गया। तो डर बढ़ गया तो उसने क्या किया? गुप्तचर विभाग का गठन किया। क्या किया? गुप्तचर विभाग का गठन। गुप्तचर विभाग क्या होता है? तो अपने सेना को मतलब गुप्त रूप से भेजता था और अलाउद्दीन खिलजी के जो भी शिकायत करता था उसको मरवा देता था। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं सिविल ड्रेस में रहता था जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रहते थे, और जहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शिकायत सुनता था वहाँ उसको मरवा देता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की शिकायत नहीं करता था। और अब सेकंड है कि अपने दरबार में सरदारों के आपस में मेल मिलाव और आपसी संबंध बनाने से प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने क्या किया था ना कि आपस में कोई भी व्यक्ति बात करता है या 4-5 एक जगह बैठ कर खेलता है या मतलब बात करता है तो उसको प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसको डर था कि अगर 2-3 को अगर साथ में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2-3 को साथ में रहेगा तो अपना अलाउद्दीन या किसी के बारे में ही चर्चा करना शुरू कर देता है। तो 2-4-5 को रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शिकायत करेगा, क्योंकि उसको अपने ससुर को मार के बैठा है, इसलिए वो प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आगे है कि नशीले मादक द्रव्य एवं जुआ को भी बंद करवा दिया था। देखिए मादक और जुआ को बंद इसलिए करा दिया था कि जुआ जब भी खेलता था 5 को 6 को 7 को मिलकर बैठ के आपस में खेलता था। इसी कारण क्या किया कि जुआ का भी पाबंदी लगा दिया था। मादक मतलब दारू सब भी था, जो नशा करने वाला पदार्थ को भी रोक लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि अब 2-4 लोग खा के और उसके बारे में शिकायत न करे, इसी के कारण या मतलब अपने बचने के लिए लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर सर्वप्रथम उत्तरी भारत राज्य अभियान किया। जब यह अभियान पूरा हो गया तब दक्षिण भारत, यानी कि जब इसको साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो था साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उत्तरी अभियान किया, दक्षिणी अभियान किया, और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो हम लोग उत्तरी अभियान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अभियान में कहाँ कहाँ किया था? तो सबसे पहले गुजरात के अभियान किया। कहाँ किया? गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान किया, ठीक है। कब किया था? तो 1298 से 99 में किया था। वहाँ गुजरात के शासक कौन था? राय कर्ण था। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूर याद करिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी, यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी जो थे कि उत्तर अभियान किए थे, तो सबसे पहले गुजरात अभियान किए और गुजरात अभियान पर किए, वहाँ के साम्राज्य को जीत लिए। कब किए थे? तो 1298 में किए थे। और गुजरात के शासक कौन था? तो राय कर्ण था, ठीक है, जो कि भाग कर और देवगिरी के शासक रामचंद्र के देव में शरण ले लिया था। जब वहाँ पर आक्रमण किया तो राय कर्ण जो था वो भाग गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद जो है कि आगे है कि रणथंभौर अभियान। क्या? रणथंभौर अभियान दूसरा, पहला गुजरात अभियान था, दूसरा रणथंभौर अभियान। पहला 1298 और दूसरा का 1301 में, एकदम अच्छा डेट है। यानी कि रणथंभौर अभियान कहाँ? रणथंभौर कहाँ है? तो रणथंभौर आपको राजस्थान में है। राजस्थान अभियान या रणथंभौर अभियान का हुआ था 1301 में हुआ था, ठीक है। वहाँ रणथंभौर के शासक कौन था? हमीर देव था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के आम्र समर्पण नहीं किया, जिस कारण खिलजी की सेना ने कई महीने तक इसको घेराबंदी करने लगे। क्या किया था? घेरा पूरा किला को कर लिया था, आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए घेरा कर लिया था और इसको मतलब आत्मसमर्पण करने मजबूरी में यह करने पड़ गया था। बाद में हमीर देव के प्रधानमंत्री रनमल अलाउद्दीन का सेना से मिल गया और इस कारण जो है कि अलाउद्दीन खिलजी को मिला लिया। तत्पश्चात हमीर देव की पत्नी 1000 स्त्रियों के साथ अग्नि में संपृत कर दिया। रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? नसरत खां था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता है चित्तौड़ अभियान, यानी कि अभी तक हम लोग 3 अभियान पढ़े, गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान और चित्तौड़ अभियान। गुजरात अभियान 1298 में और रणथंभौर अभियान 1301 में और चित्तौड़गढ़ अभियान हुआ था 1303 में। कब हुआ था? चित्तौड़गढ़, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ वहाँ के जो राजा रत्न सिंह थे, कौन थे? राजा रत्न सिंह थे।
देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अभियान 1303 में किया था। और इस समय चित्तौड़गढ़ के शासक जो था राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। और इसको बंदी बना लेता है, इसका आँख भी फोड़ देता है। किस लिए? तो इसको जो था एक पत्नी पद्मावती जो कि विश्व सुंदरी थी, उसके कारण इसको क्या करता है कि बंदी बना लेता है, इसको आँख को फोड़ देता है और उस किला को जीत लेता है। और वहाँ पर क्या करता है? खिरीजाबाद, उस किला का नाम रख देता है खिरीजाबाद। क्या रखता है? खिरीजाबाद रखता है। और इसके बारे में और जानकारी है बहुत विस्तार से पढ़ना, लेकिन हम लोग शॉर्ट नोट्स जहाँ तक इल्जाम लगा जाए। यानी कि चित्तौड़ अभियान कब हुआ? 1303 में। देखिए उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण किया था 4-5 को किया था, जो मेन है। तो सबसे पहले किया था कौन सा? तो गुजरात अभियान किया था 1298 में। फिर अंतर्बोह अभियान किया 1301 में। फिर कौन सा किया? तो चित्तौड़गढ़ किया 1303 में। अब देखिए मालवा का अभियान, यानी कि मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा पर अधिकार कब किया था? तो 1305 में। चित्तौड़गढ़ 1303 और मालवा 1305 में किया था। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो महलक देव थे, ठीक है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के शासक पराजित कर दिया और मालवा अलाउद्दीन के साम्राज्य में मिला लिया, घोषणा की गई थी, ठीक है। यानी कि मालवा जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने आईने उल मुल्कात के नेतृत्व में 1305 में मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कब आक्रमण किया? 1305 में किया था। चित्तौड़गढ़ कब किया? 1303 में किया था। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। फिर इसके पहले कौन हुआ था? तो रणथंभौर अभियान हुआ था, वहाँ पे कौन था? तो रायकर्ण था, 1301 में हुआ था। फिर गुजरात अभियान हुआ था 1298 में। अब आइए दक्षिण भारत में राज अभियान। अब उत्तर भारत में लूट लिया, अब चलेगा कहाँ? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत राज्य में अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। जो कि क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आइए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत राज्य अभियान अपनी सेनापति मलिक कपूर के साथ किया था। दक्षिण अभियान जो भी किया था ना, मलिक कपूर के साथ किया था। मलिक कपूर जो था बहुत योग शासक थी। आइए देवगिरी के अभियान, कि दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन से? देखिए 4 गो हम लोग उत्तरी भारत में पढ़े, याद करिए पहले 4 गो उत्तरी भारत में पढ़े। कौन कौन सा? सबसे पहले गुजरात, फिर अंतर्भव, फिर चित्तौड़, फिर कौन सा? तो मालवा। कौन सा? मालवा। गुजरात 1198, गुजरात 1298, गुजरात 1298। इसके बाद रणथंभौर 1301, इसके बाद चित्तौड़ 1303, इसके बाद फिर हो जाएगा मालवा 1305। इसके बाद आइए हम लोग दक्षिण भारत में घुस गए। और दक्षिण भारत में घुस गए तो सबसे पहले दक्षिण भारत में देवगिरी का अभियान हुआ, जो कि आपको 1307-8 में हुआ था। वहाँ के शासक कौन था? तो वहाँ के शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था, ठीक है। और मलिक कपूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी से मिलाने के लिए दिल्ली भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को काफी मान शान सम्मान किया और रायकर्ण की उपाधि भी दिया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जब हार गया था रामचंद्र देव तो उसको दिल्ली भेज दिया था, किससे मिलने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो रामचंद्र को रायकर्ण की उपाधि दिया था, ठीक है। यानी कि रायकर्ण की उपाधि क्या होता है? तो राजाओं के राजा, ठीक है। अब आइए देखिए हम लोग पहला अभियान देवगिरी के अभियान पढ़े। दूसरा अभियान दक्षिण भारत का दूसरा अभियान तेलंगाना या वारांगल का अभियान। क्या? वारांगल के अभियान कब हुआ था? तो 1309 में हुआ था। 1309 में। वहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव थे। कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे। और प्रताप रुद्र देव को कपूर ने पराजित किया और अलाउद्दीन खिलजी के स्वाधीनता स्वीकार कराया। प्रताप रुद्र देव ने कहा ने ही कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप भेंट दिया था। देखिए कोहिनूर हीरा एकरे पास था। कौन? प्रताप रुद्र देव। जब दक्षिण अभियान किया था कौन? मलिक कपूर। तो यहाँ से इससे प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा, और यही कोहिनूर हीरा ले जाके किसको दिया था? उपहार में दे दिया। किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए आगे देखिए, तेलंगाना के बाद हम लोग पहले देवगिरी, फिर तेलंगाना, फिर पांड्य राज का अभियान। पांड्य राज यानी कि नीचे था, ठीक है। इस राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, कौन पांड्य? वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक 2 भाई गद्दी के लिए आपस में लड़ रहा था। अरे देखिए 2 भाई था, अपने में लड़ रहा था, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। और दोनों भाई अपने में गद्दी के लिए लड़ रहा था। इसी क्रम में सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगा। देखिए ये पगला और अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगने जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी खुद आया उसको जीतने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से एक सहायता मांगने जा रहा है। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कपूर के नेतृत्व में अपना सेना पांड्य राज्य भेजा। और मलिक कपूर पांड्य राज्य में पहुंचते ही वीर पांड्य ने क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जैसे वीर पांड्य क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर वहाँ पर क्या किया कि मलिक कपूर इसको भी जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में कौन सा हुआ था? तो पांड्य राज्य में भी हुआ था, ठीक है। नोट में थोड़ा सा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में पुनः फिर दोबारा देवगिरी का अभियान हुआ था। कब? 1313 में किया गया था। और इस समय यहाँ के शासक था शंकर देव था। फिर से दोबारा देवगिरी में अभियान हुआ 1313 में, वहाँ के शासक शंकर देव था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किस शासक के दरबार में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ठीक है। मंगोल आक्रमण वैसे बहुत सारा हुआ था, लेकिन जो भी आई है 4-5 को उसको हमने लिखने का प्रयास किए। कौन कौन सा मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में? चलिए यहाँ पर हम लोग 4 गो उत्तरी भारत में अभियान पढ़े, 4 गो दक्षिण भारत में अभियान पढ़े, जो कि आप लोग का याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, नोट्स को हम आप लोग का देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग पढ़ सकें। चलिए मंगोल आक्रमण जो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ था, तो सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुआ था, प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1297 में। कब हुआ था? 1297 में। मंगोल नेता कौन था? कादर खां था। कौन था? कादर खां था, ठीक है। कादर खां के नेतृत्व में हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां ने दबा दिया था। यानी कि अलाउद्दीन के सेनापति जो था उलुग खां और जफर खां था, जो कि इसको दबा दिया था। मंगोल आक्रमण किया था कब? 1297 में, ठीक है। 1297 द्वितीय मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1298 में। यानी कि 1298 97 98 99, यानी कि लगातार हुआ था। 1297 98 99। तो 97 में कौन था? कादर खां द्वारा किया गया था, मंगोल नेता कादर खां था। 98 में कौन था? सल्दी खां था। सल्दी खां कौन था? सल्दी खां। 1299 में कुतुलुग ख्वाजा था, ठीक है। और तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ था मंगोल आक्रमण। और इस समय जो है कि चौथा आक्रमण हुआ था 1303 में। यानी कि 97 98 99, प्रथम 97, द्वितीय 98, तृतीय 99। खाली क्वेश्चन याद रखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय, इतना अंदर तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे ना। चौथा आक्रमण हुआ था 1303 में। मंगोल नेता कौन था? देखिए मंगोल नेता जो था
मंगोल नेता कौन था, नेतृत्व में हुआ था, कपूर ने दबा दिया था, थोड़ा सा करिए, तरकबीन के द्वारा हुआ था, तरकबीन के द्वारा। अभी पंचमा मंगोल कब हुआ था, तो 1305 में, यानी कि देखिए 1 साल पर हुआ था। 96, 97, 98, 99 तीन को हुआ लगातार, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 96, 97, 98, 99, इसके बाद 1303, तो दो वर्ष के अंतराल पर 1303 और 1305। पंचमा पाँच और चौथा तीन और छठा छः, ऐसे याद हो गया। पंचमा 5, छठा 6, पंचमा 5, छठा 6, चौथा 3 और 96, 97, 98, 99, ठीक है। छठा मंगोल नेता जो था ये उतना नहीं पूछता, इकबाल मंद के नेतृत्व में किया गया था और कपूर दबा दिया था। चलिए आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा सैन्य सुधार के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना का नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य को नगद वेतन देने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को खुलिया, देखिए बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था क्या किया था, सैन्य सुधार किया था। क्या किया था ना कि वह अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना का नींव रखा था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन, यानी कि काम करो और पैसा लो, काम करो और पैसा लो। इसके पहले जमीन वगैरह दिया जाता था, लेकिन ये क्या करता था, नगद वेतन, मतलब सेना काम किया और उसको पैसा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को हुलिया लिखना की प्रथा चालू किया था, हुलिया लिखने की प्रथा चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो घोड़ा दागने का प्रथा चालू किया था। ये सब जानवे करते हैं, घोड़ा दागने का प्रथा। अलाउद्दीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत एक अश्पा और 2 अश्पा अर्थात एक घोड़ा पाला या 2 घोड़ा पाला सैनिकों का व्यवस्था का सूत्रपात किया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जो था कि एक अश्पा और 2 अश्पा क्या था, एक अश्पा और 2 अश्पा, यानी कि घोड़ा, एक घोड़ा 2 घोड़ा होता है, ठीक है। वित्तीय सुधार, अलाउद्दीन खिलजी जो था दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग का गठन किया था। कौन सा, दीवान ए मुस्तखराज वित्त गठन किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कर को बढ़ा दिया था, 50% कर दिया था, 50% तक कर दिया था, या 1/2 देता है, आधा देता है, यानी कि कर को आधा कर दिया या 1/2 कर दिया, 50% कर दिया। बात एक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जगीदारी प्रथा के अंतर्गत हुए अधिकारियों को भूमि को खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में बदल दिया था। क्या, खालसा भूमि में बदल दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल प्रणाली को कभी दृढ़ता से लागू किया था तथा यह घोषणा किया कि जो व्यापारी जितना कम वस्तु की माप तौल करेगा उसको उतना मास काट लिया जाएगा। यानी कि क्या किया था ना कि जो कम तौलता था, बाजार प्रणाली की व्यवस्था किया था, जो कम तौलता था, जितना कम तौला उतना मास काट लेता था, ठीक है, उसी को बाजार प्रणाली कहते थे। अलाउद्दीन ने वस्तुओं के दाम न्यूनतम रखने के लिए मतलब किया था, वस्तु का जो फिक्स है उसको रखने के लिए किया था, यानी कि बाजार नियंत्रण। स्थापत कला, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1000 खंभों का महल, देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये 1000 खंभों का महल किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी। शीरी किला का निर्माण कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था, 1316 में, और इनका उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन अमर बना, लेकिन इसके गद्दी से हटा दिया गया। तत्पश्चात अगला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बनाया। देखिए पगला शासक था, क्या था, पगला शासक, पगला क्या बोलेंगे इसको, मतलब चलिए इन्होंने खलीफा के उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन पूछता है कि खलीफा के उपाधि धारण कौन किया था, मुबारक शाह। खलीफा के अपने आप को खलीफा मानता था, पगला अपने आप को क्या मानता था, खलीफा, और खलीफा पद को धारण किया था। 1318 में देवगिरी का पूर्ण निर्णय किया और उस समय देवगिरी का शासक हरपाल देव था। कौन था, हरपाल देव हुआ करता। बर्नी नामक इतिहासकार लिखता है कि कभी कभी कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह के खिलजी, सॉरी देखिए मुबारक शाह, देखिए ये बर्नी जो कभी लिखता है, बर्नी ने लिखा था कि मुबारक शाह जो था वो कभी कभी स्त्री का कपड़ा पहनकर और साम्राज्य में आता था, ठीक है। कभी कभी यह लंगे होकर नाचता था, दौड़ने लगता था, मतलब ये ढीला था, दिमाग से ढीला था। इस शासक के बाद अगला शासक कौन बना, तो खुसरो शाह बना। कौन बना, खुसरो शाह बना। इन्होंने पैगंबर के सेनापति को उपाधि धारण किया था और खुसरो शाह प्रथम मुसलमान हुए जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। खिलजी वंश का अंतिम शासक इसी को माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछता है, अंतिम शासक पूछ देता है, यानी कि TR 1 में पूछा गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन है, तो कैकुकाबाद, और अगर पूछ देगा आबरी पूछ देगा कि खिलजी वंश के अंतिम संस्थापक, तो सब जानता है कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों को शासक किया है। लेकिन अलाउद्दीन, इसको देखिए सीरियल से याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन के खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक तो और आया था कौन, तो आराम शाह, जो कि पगला ढीला शासक था, ठीक है, जो कि नंगे पुंगे आ जाता था, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम शासक बना वो खुसरो शाह बना। कौन बना, खुसरो शाह। और खुसरो शाह बना, और खुसरो शाह के क्या किया ना कि खुसरो शाह बना। उसके बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को हत्या कर दिया गयासुद्दीन तुगलक। कौन कर दिया था, गयासुद्दीन तुगलक। और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, उस वंश का नाम था क्या, तो तुगलक वंश। क्या नाम था, तुगलक वंश नाम था। अब आइए हम लोग तुगलक वंश पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि 1320 से 1414 था। 1320 से 1414, अभी तक हम लोग 2 वंश को खत्म कर चुके हैं, और अब तीसरा वंश में हम लोग आते हैं। यही एकदम इंपॉर्टेंट है, एक लोधी वंश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि देखिए तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक, आइए दूर कहा जाता, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने मंगोल आक्रमण को विफल किया और इस उपलक्ष्य में मलिक उल गाजी की उपाधि धारण किया था। यानी कि मलिक उल गाजी का उपाधि धारण कौन किया था, गयासुद्दीन तुगलक किया था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान हुआ था, जिसे गाजी अर्थात कफीरों का घातक उपाधि, यानी कि सबसे क्वेश्चन पूछता है कि गाजी का उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। ग से गाजी, ग से गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुलकाबाद की किला का निर्माण करवाया था। तुलकाबाद किला के निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, तुलकाबाद किला का निर्माण किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों का निर्माण, देखिए नहरों का निर्माण जो है कि नींव डाला था कौन, गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक, नहरों का जाल बोला जाता है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल का अभियान किया और जीता तथा बंगाल अभियान से लौटते वक्त समय बिहार के मिथिला के शासक हरिसेन देव को पराजित करके बिहार में भी दिल्ली सल्तनत को मिला लिया था, बिहार को भी मिला लिया था।
और यही सूफी संत हुआ था। कौन? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया था, जो कि गयासुद्दीन को बोल लेता है जो दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली पर मतलब बिहार को मिला लिया था तो दिल्ली पर कर दी। बंगाल बिहार विजय अभियान। बंगाल बिहार करने के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के अफगानपुर में लकड़ी के बनाए गए महल में भव्य समारोह का आयोजन किया। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के एक मतलब समारोह का आयोजन किया गया। सबने लकड़ी का एक महल बनाया था, मतलब एक तरह का साजिश रच लेता। क्या रच लेता? उसको मारने के लिए साजिश। और इसका चिश्तिया जो था इसको कह भी दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली में क्या गया, एक लकड़ी का महल बनाया गया जिसमें उसको भव्य मतलब उसको मतलब ऐसे स्वागत के लिए बनाया गया था। और उसी में गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठता है, मतलब लकड़ी के महल में जाता है और लकड़ी जो है कि गिरना स्टार्ट हो जाता है और इसको दब का मौत हो जाता है। क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। और समारोह के दौरान पागल हाथी कहा जाता है कि पागल हाथी महल के छत विछद कर दिया, जिसमें दब कर तुगलक वंश 1325 में मृत्यु हो जाता है। और तुगलक वंश ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाली नहर का निर्माण थोड़ा सा करवाया था। और तुगलक वंश के बाद फिर गद्दी पर बैठता है कौन सा? MBT, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, यह जुन्ना खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था? डबल नाम वाला जरूर याद करिएगा, काहे कि पूछ देता है कि जुन्ना खां, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो जुन्ना खां के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के भी देखे थे हम लोग किस नाम से जाना जाता था, उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक और किस नाम से जाना जाता था? जुन्ना खां। और एडवर्ड थॉमस नामक विज्ञान थे। कौन थे? एडवर्ड थॉमस नामक विज्ञान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक को, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राज कहकर पुकारा था। धनवानों का राज किसको कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के। कौन कहा था? एडवर्ड थॉमस ने कहा था। ठीक है। एक और स्टीफन वैज्ञानिक थे, वह क्या कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन का कुछ अंश बोला, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन का अंश बोला था। कौन? एल्फिस्टन बोले था, एल्फिस्टन बोले था। और धनवानों का राजकुमार कौन बोला था? एडवर्ड थॉमस बोला था। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण, पागल पागल या रक्त पिशासु इत्यादि उपाधि भी धारण किया था। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि रक्त पिशासु का उपाधि धारण कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने बुद्धिमान भी था और मूर्ख भी था। बुद्धिमान भी था और मूर्ख भी, मतलब ये क्या था ना कि मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था। और कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा रहता वही मूर्ख होता है। इसने जितना भी मतलब चालू किया, जितना भी विभाग चालू किया, उस सब विफल रह गया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा गलती कर दिया था। जैसे मान लेते हैं कि इसने एक क्या किया था कि सेना, मतलब सेना को क्या किया था कि 1 साल के वेतन एडवांस में दे दिया था। क्या किया था? 1 साल के वेतन एडवांस में दे दिया था। और सेना फिर कि सेना जो है कि लड़ाई में मतलब अच्छा से काम करे, जो भी मतलब अच्छा से दे, लेकिन वही है कि सेना जब हार जाता है तो पैसा को वापस लौटा नहीं पाता, इसलिए इसको मूर्ख बोला जाता है। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। सबसे ज्यादा साम्राज्य को विस्तार, देखिए यहाँ से सब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक में। सबसे बुद्धिमान कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और सबसे ज्यादा दास रखने वाला कौन सा सुल्तान था? तो यही था, 1,80,000 दास को रखता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे पढ़ेंगे। तथा इससे ज्यादा विद्रोह भी इसी समय में हुआ था। सबसे ज्यादा विद्रोह इसी समय में हुआ। पूछेगा मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। हिंदुओं के त्यौहार होली, देखिए बहुत अच्छा है कि होली त्यौहार में जश्न मनाया और शामिल हुआ था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सूफी संत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह पर दर्शन हेतु जाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं। तो यह क्या किया था ना, कार्य जितना भी कार्य किया था सब विफल रह गया था। जैसे दोआब क्षेत्र का वृद्धि किया 1325 में, राजधानी परिवर्तन किया, यही राजधानी परिवर्तन के कारण इसको मौत हो जाता है। दिल्ली उठाकर लगा किया था, दौलताबाद से दिल्ली किया था मोहम्मद बिन तुगलक। संकेतित मुद्रा का प्रचलन किया था, ये भी विफल रह गया था। कराची, चीन और खुरासान का अभियान किया था, ये भी विफल रह गया था। दोआब क्षेत्र में कर का वृद्धि करके मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में कर का वृद्धि कर 50% तक कर दिया था। लेकिन उसी समय देखिए जब कर था ना, देखिए ये काम तो अच्छा कर रहा था लेकिन अब भाग साथ नहीं दिया। जैसे कर वृद्धि को 50% कर दिया था, दोआब क्षेत्र में जितना भी काम होता था 50% ही रखता था, बाकी सेना को देता था। तो क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। उसी समय क्या हो गया? अकाल पड़ गया। इस बावजूद अधिकारी जबरदस्ती वसूली किया। मोहम्मद बिन दोआब क्षेत्र पर किसान के बीच लोकप्रिय हो गया। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने लेकिन दीवान ए कोहिम नामक कृषि विभाग का गठन किया था। और जब अकाल पड़ गया और सबकी फसल खराब हो गया तो वहां पर एक विभाग का निर्माण करवाया था। कौन? दीवान ए कोही। कौन सा? दीवान ए कोही। कृषि विभाग की स्थापना करवाया था, दीवान ए कोही। फिर जो है कि राजधानी जब परिवर्तित किया था, राजधानी को परिवर्तित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा, जो कि महाराष्ट्र में है। लेकिन देवगिरी से मोहम्मद बिन तुगलक पर हो रहे मंगोल आक्रमण को दबा ना पा रहा था, इसलिए फिर से मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजधानी 1325 में दिल्ली लाया था। कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। यही कारण इसको मौत हो जाता है, इसीलिए यह विफल हो गया था। क्या हो गया था? विफल हो गया था। दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया था ना, तो देवगिरी से फिर दिल्ली ला दिया था। पहले दिल्ली से देवगिरी ले गया, देवगिरी से फिर दिल्ली ला दिया था, यह विफल हो गया था। ठीक है। संकेतित मुद्रा प्रचलन किया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सोना चांदी की काफी कमी हो गई थी, तथा इस कमी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना और चांदी मूल्य के समान ही क्रमशः तांबा और कांसा के मुद्रा प्रचलन किया 1329 में। उनका यह प्रयोग भी असफल रहा था। 1330 से 31 में मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य विस्तार को लेकर कराची और खुरासान का अभियान किया, उनका यह भी अभियान विफल हो गया था। चलिए देखिए वही चीज़ को फिर से आ गया है, कोई बात नहीं है। संकेतित मुद्रा चलाया, फिर से वही आ गया है, संकेतित मुद्रा चलाया मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरियाणा और बुका, सॉरी हरियर और बुका, हरियाणा बोल रहे हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में हरियर और बुका नामक 2 भाई था, जो कि कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1336 में किया था। उस समय कौन दिल्ली शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तथा हसन गंगू ने महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछता है कि हसन गंगू जो था महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया।
अफ्रीका के मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो आया था, कहाँ के था? अफ्रीका के था, जो कि गजनी के साथ सॉरी, इब्न बतूता अलग है, अल-बुरूनी आया था। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, कब आया था? तो 1333 में आया था। कहाँ के था? तो मोरक्को के था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। कब भेजा था? 1342 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको पूछेगा ही पूछेगा। इब्न बतूता अपना यात्रा वृत्तांग अरबी भाषा में किताब उप रहेला लिखा था। देखिए अरबी भाषा में किताब उप रहेला, इब्न बतूता रहेला, इब्न बतूता किताब उल रहेला, इब्न बतूता लिख लेता। सिंध के क्षेत्र में विजय अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1351 में ठट्टा ठट ठट गए हुए थे, ठट्टा गए हुए थे, ठीक है, गए हुए थे। उसी क्रम में बीमार पड़ गए और फिर मोहम्मद बिन तुगलक को मृत्यु हो जाता है। यानी कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक क्या होते हैं? मर जाते हैं। कहाँ पर? ठट्टा नामक स्थान पर, ठीक है। इसका मृत्यु पर इतिहास बदायूनी ने लिखता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिला। ये क्या लिखता है ना, बदायूनी था, तो यह लिखता है कि यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, वो इस राजा से लोगों ने मतलब ये रहता था, परेशान रहता था, और लोगों से यह राजा परेशान रहते थे। यही चीज़ को बदायूनी ने लिखा था। अब हम लोग आएंगे पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, यानी कि FS कौन पढ़ेंगे? FS मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लिया, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीन गो शासक पढ़ लिए। 1351 से 1338 तक रह लेता, 1351 से 1338 तक रहता। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था यह। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह एक ऐसा सुल्तान हुए जिनका राज्यभिषेक 2 बार हुआ था। यह बोलेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में किस सल्तनत को राज्यभिषेक 2 बार हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। पहली राज्यभिषेक मार्च 1351 में सिंध के निकट ठट्टा में हुआ था, और दूसरा अगस्त 1151 में दिल्ली में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के सल्तनत युग के प्रथम निरंकुश कलंकारी शासक बना, और एल्फिस्टन नामक विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल बताया। कुछ विद्वान ने कहना है कि फिरोज शाह तुगलक के समय जरूरतमंद वस्तुओं को दाम काफी कम कर दिया गया था, और इनके समय जनता ने अकाल नहीं देखा। इनके समय क्या था? जनता ने अकाल नहीं देखा था, बहुत कम कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वो 25 कष्ट दायक करों का समाप्त कर दिया था। जिसे कर बहुत तरह के था, कर जो था बहुत तरह था, जो कि 25 प्रकार के कर जो था ये माफ कर दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक 25 प्रकार के कर को माफ कर दिया था। जैसे मान लेते हैं कि कर को समाप्त कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था। तो उसी तरह से जैसे जजिया कर, जकात कर, खराज कर, खुस्म कर, तो जजिया कर, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर जो लगाया था सबसे पहले कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, ठीक है। और फिर बोलेगा कि जजिया कर जो है कि ब्राह्मण पर कौन लगाया था? यही फिरोज शाह तुगलक। यह गैर मुसलमान से भी लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान हुए जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। जकात कर किससे लिया जाता था? तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि जकात कर किस तरह से कैसा कर है? तो धार्मिक कर है, ठीक है। खराज कैसा? यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व है, यानी कि खराज कैसा है? तो भू राजस्व कर है। जकात कैसा? धार्मिक कर है। खुम्स कैसा है? तो यह युद्ध में लूटे हुए धन पर लगाने वाला कर था, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। बर्नी जो था इसके दरबार का भी था, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी था, जो कि 2 को किताब लिख लेता है। कौन सा? तारीख है फिरोज शाही और फतवा है जहांगीरी। फतवा है जहांगीरी और तारीख है फिरोज शाही। कौन लिखा है? बर्नी लिखा है। समान तौर पर खुस्म के सुल्तान का खुम्स के सुल्तान का हिस्सा 1/5 और सैनिक का हिस्सा होता था 4/5 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को उलट दिया था, और अलाउद्दीन खुस्म का 4/5 स्वयं रख लिया था और सैनिक को 1/5 देता था। लेकिन इसके दरबार में 1/5 सैनिक को और 4/5 स्वयं रखता था। सिकंदर, आइए सबसे अच्छा क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया था, और उस्र मुसलमानों से लिया जाता था। उस्र जो था, उस्र भी एक प्रकार के कर था, जो कि मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व कर था। उस्र में क्या था? तो भू राजस्व कर था। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 गो नहर का निर्माण करवाया था। इसे तो 300 नहर का निर्माण करवाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो था, वो फिरोज शाह तुगलक 300 नहर और 300 नगर का निर्माण करवाया था। 300 नगर का निर्माण करवाया था, जिसमें 5 नहर जो है कि इंपॉर्टेंट, जो कि बड़ा बड़ा है। कौन कौन सा है? तो फतेहाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर, और 5 बड़े नहर, जिसमें राजबाही और उलुखानी प्रमुख नहर है, ठीक है। फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजापुर सब फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह के कोटला, ये कहाँ है? दिल्ली में है। कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक बनाया था। ये फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लागू किया था। अब देखिए ये क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक जो था हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लागू किया था। इसमें क्या होता था कि फसल को 1/भाग इसके अंतर्गत लिया जाता था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने तकाबी ऋण कर को माफ कर दिया था। मतलब तकाबी ऋण मतलब जो फसल खराब हो जाता था उसको ऋण को माफ कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो था वो बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए दफ्त ए रोजगार नए विभाग का निर्माण करवाया था। यानी कि जो बेरोजगार बैठा रहता था उसको रोजगार के लिए दफ्त ए रोजगार विभाग की स्थापना किया था। बहुत अच्छा है। दफ्त ए रोजगार की व्यवस्था कौन? फिरोज शाह तुगलक किया था। सबसे ज्यादा दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हुआ करते थे। 1,20,000 कितना तो था, 1,80,000 शायद। दासों को देखभाल करने के लिए इन्होंने दीवान ए बदगान नियुक्त किया था। दासों को देखने के लिए दीवान ए बदगान, दासों के देखने के लिए दीवान ए बदगान, और बेरोजगारों को देखने के लिए दफ्तार ए रोजगार, ठीक है। और फिर क्या किया था कि इसमें दासों को देखा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक विभाग को दान विभाग गठन किया था। यानी कि दीवान ए खैरात नामक एक दान विभाग का गठन किया था। जिस तरह से दीवान ए बदगान था वो दासों को देख रेख करता था, उसी तरह से विभाग खैरात नाम के एक विभाग को स्थापना करता है, जिसमें असहाय महिलाओं को देख रेख किया जाता था। क्या? असहाय महिला को देख रेख। और फिर एक और किया था दीवान इस्तेहाक। इसमें क्या होता था ना कि पेंशन विभाग का निर्माण करवाया था। पेंशन विभाग, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, याद करिएगा कि रोजगारों के लिए कौन सा विभाग? रोजगारों के लिए कौन सा? दफ्तर ए रोजगार, ठीक है। और दासों के लिए कौन सा? दीवान ए बदगान, दासों के लिए दीवान ए बदगान। और
महिला के लिए मतलब जो महिला के लिए दीवान खैरात और पेंशन विभाग के लिए इस्तिहाक इश्तिहाक। फिरोज शाह तुगलक ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर अस्पताल का भी निर्माण करवाया था। क्या अस्पताल के निर्माण करवाया था, जिसे कहा जाता है दर शफा, दर उल सफा, दर उल सफा, दर उल सफा, दर उल सफा। अस्पताल अस्पताल विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में फतुहात ए फिरोज शाही लिखा था। फतुहात ए फिरोज शाही फारसी भाषा में आत्मकथा लिखा था ना। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीम जैसे विद्वान रहा करते थे। कौन इसके दरबार में, यानी कि बर्नी किसके दरबार में, फिरोज शाह तुगलक में, और शम्स ए सिराज किसके दरबार में रहते थे, तो फिरोज शाह तुगलक में। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। बंगाल स्वतंत्र हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में उड़ीसा के अभियान कर जगन्नाथपुरी को मंदिर को क्षति पहुंचाया था। यही फिरोज शाह तुगलक जो था 1360 में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वह जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आगे 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कराया था। ज्वालामुखी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर कब किया था, 1360 में, और 1365 में ज्वाला मंदिर कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबा के मिश्रण से आधा और भिक्स नामक सिक्का चलाया था। आधा और बिक नामक सिक्का चलाया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी संबंधी को बेहतर हो गया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और 1338 में फिरोज शाह तुगलक का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। 1338 में या इनको मृत्यु हो जाता है। तथा तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद इस कार्य पर बैठता है। और इन्हीं के समय में तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली छोड़कर भाग गया, जिसका फायदा तैमूर लंग उठाया और दिल्ली को लूट लिया। क्या किया, तैमूर लंग ने दिल्ली को लूट लिया। तैमूर लंग को दिल्ली लूटने में खिज्र खां ने मदद किया था। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तैमूर लंग जो आक्रमण किया था तो दिल्ली को लूटने में कौन मदद किया था, खिज्र खां। इस कारण तैमूर भारत से लौट रहा था तो मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का क्षेत्र खिज्र खां को प्रदान कर दिया था। जब भारत से छोड़कर लौट रहा था तैमूर लंग तो खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का क्षेत्र उसको प्रदान कर दिया। और यहीं से स्थापना होता है। जब तैमूर लंग आया और इस सबको मार कर क्षति पहुंचा दिया और खिज्र खां को वहाँ पर 3 जगह दे दिया, दान में दे दिया, तो खिज्र खां थोड़ा सा ताकतवर बढ़ गया। और यही खिज्र खां क्या कर दिया कि अपना एक राजवंश की स्थापना किया, जिसको बोलते हैं सैयद वंश। कब हुआ था, 1414 से 1451। सैयद वंश की स्थापना कौन किया था, तो यही किया था खिज्र खां। ठीक है, सैयद वंश में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे कि इस राज्य के शासन अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। पैगंबर साहब का वंशज मानता था। इस वंश में 4 गो शासक मतलब आए थे। कौन कौन, यानी कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां किया था, इसके बाद मुबारक शाह आया, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन आलम शाह आया। यानी कि सैयद वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। खिज्र खां जो था सैयद वंश के अपना, खिज्र खां ने यहीं से वंश का महान शासक था। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है, किसने जो था कि कभी नहीं सुल्तान को उपाधि धारण किया था, तो कौन था, खिज्र खां। इन्होंने रैयत माला या तैमूर मातहल उपाधि धारण किया था। रैयत माला या तैमूर मातहल रैयत माला की उपाधि धारण किया था। कौन, खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां। यह हमेशा दिखावा करता रहता था कि भारत तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा है, और इन्होंने तैमूर का पुत्र शाहरुख को कर दिया, स्वीकार कर दिया। और फिर इसका मृत्यु हो जाता है। फिर गद्दी पर मुबारक शाह बैठता है। मुबारक शाह या तथा अपने नाम से खुतवा जुम्मा का दिन। देखिए मुबारक शाह जो था, मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण या अपने नाम से सिक्का जारी किया था। ठीक है, तथा अपने नाम का खुतवा मतलब भी पढ़वाया था, यानी कि जुम्मा के दिन अपने नाम नमाज अदा कराने का कौन किया था, तो यही मुबारक शाह। मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र स्वरूप को कर देने बंद कर दिया था। यानी कि जिसे तैमूर के जो था ना, वहाँ पर जो सैन्य विभाग जो चलाता था वो सब कर लेता था इस सबसे। तो यही इसका पुत्र मुबारक शाह के पुत्र था शाहरुख, जो कि कर देने से इनकार कर दिया। कर देने से क्या किया, इनकार दिया। और इन्होंने 1433 में यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक शहर बसाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुबारकाबाद नामक शहर किसने बसाया था, तो यही शाहरुख ने बसाया था। कौन बसाया था, शाहरुख ने बसाया था। इन्हीं के दरबार में एक विद्वान रहा करता था, यामिना बिन अहमद सरहिंद रहा करते थे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा आक्रमण के समय मोहम्मद शाह के सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने इसे साथ दिया था। इसी कारण मोहम्मद खिलजी को पराजित कर दिया और मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र की संज्ञा दिया और खाने खा की उपाधि धारण दिया था। यानी कि खाने खा की उपाधि बहलोल लोदी को कौन दिया था, मोहम्मद शाह दिया था। मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन अहमद शाह उत्तराधिकारी बना। कौन, मोहम्मद शाह के बेटा अलाउद्दीन उत्तराधिकारी। ये भी उतना योग्य शासक नहीं रहे थे। और यह अलाउद्दीन आलम शाह 1447 से यूपी के बदायूनी घूमने गया और यह शहर उसे पसंद आ गया। कहाँ, बदायूनी गया और उसको शहर पसंद आ गया और साला वहीं बस गया। इसी लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश की स्थापना किया और वहाँ बस गया। तो यह क्या, इसी के मौका का फायदा उठाया कौन, बहलोल लोदिया फायदा उठाकर उसको उन्हें भेज दिया और यह दिल्ली के संस्थापक कर दिया। और यहीं से स्थापना होता है लोदी वंश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 शासक इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लोदी वंश था 1451 से 1526, 1451 से 1526। यानी कि देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश, यानी कि दिल्ली के अंतिम राजवंश कौन था, तो लोदी वंश है। लोदी वंश भारत में
शासन करने वाला प्रथम अफगानी राजवंश हुआ करते थे। और इस राजवंश में कुल 3 शासक रहे थे। कुल कितना शासक रहे थे? तो 3 शासक। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी आया, फिर इब्राहिम लोधी आया ना। इब्राहिम लोधी हम 3 संस्थापक। तो पारा पारी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि बहलोल लोधी 1451 से 1489। बहलोल लोधी सुल्तान बनने का पहला सरहिंद के सूबेदार हुआ करते थे। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बहलोल लोधी जब सुल्तान की गद्दी पर बैठ रहा था तो उसके पहले कहाँ के सूबेदार थे? तो सरहिंद के सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? सरहिंद के सूबेदार थे। एकदम VVI लगा लीजिएगा। फरिश्ता नामक इतिहासकार के अनुसार इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। इसका भी राज्याभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्ष तक शासन बहलोल लोधी किया था। सबसे ज्यादा बहलोल लोधिया किया था। सबसे ज्यादा कितना? 38 वर्ष। यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा किस वंश रहा था? तो बहलोल लोधी। जिसे शासन किया था बहलोल लोधी, लेकिन सबसे ज्यादा तक तुगलक वंश रहा था। ठीक है। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोधी था जो कि अपने नाम बहलोल लोधी के नाम से एक सिक्का चलाया था, जिसका अकबर के समय में देखने को मिला था ना। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मुकस्सद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मुकस्सद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी सामाजिक सम्मेलन में अपने सरदारों के दरबारों में खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोधी ने 1489 में जौनपुर का अभियान किया और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? हुसैन शाह सक्री थे। हुसैन शाह सक्री थे। कौन थे? हुसैन शाह सक्री थे। इसको पराजित करके जौनपुर राज को लोधी वंश अपने साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ बहलोल लोधी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना था। लोधी जो था, लोधी 86 में ग्वालियर के अभियान किया और वहाँ के शासक रायकर्ण थे। ठीक है। इस समय अभियान से वापस लौटने के क्रम में इसे लू लग गया और यह यूपी के मिलावी नामक स्थान पर इसका मृत्यु हो जाता है। लू के कारण यह मिलावली स्थान पर यह मर जाता है। इसके बाद दूसरा उत्तराधिकारी बैठता है सिकंदर लोधी। कौन बैठता है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का बैठता है 1489 से 1517 तक। यह मूल नाम इसका, देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये सब जो हाईलाइट करें इसको याद करिएगा 2 बार। मूल नाम इसका था निजाम खां। क्या था? निजाम खां। गयासुद्दीन तुगलक निजाम खां के नाम से जाना जाता था। कौन? सिकंदर लोधी ना। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद तीसरा बेटा निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से 1489 में गद्दी पर बैठता है और इनका माता हिंदू थी और इनका नाम जयबंद था ना। इसका माता हिंदू थी। इन्होंने 1504 में आगरा शहर को बहुत क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर का निर्माण कौन किया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के माता क्या था? हिंदू थे। ठीक है। 1504 में आगरा शहर को बसाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा विस्तार सिकंदर लोधी ने किया था। तैमूर के बाद जो है कि सबसे ज्यादा कौन विस्तार किया था? तो सिकंदर लोधी किया था। कौन किया था? सिकंदर लोधी किया था। कौन किया था? सिकंदर लोधी किया था। आइए, सिकंदर लोधी एक विद्वान शासक था और विद्वानों के संरक्षण दिया करता था। कहा जाता है कि प्रत्येक रात सिकंदर के निकट 70 विद्वान बैठकर भी विभिन्न प्रकार के चर्चा करते थे। बाप रे, सबसे ज्यादा इसको बीच में जो कि बैठता था सिकंदर लोधी जो था, इसके बीच में आसपास में 70 विद्वान बैठते थे, इसको चर्चा करते थे। मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने का उद्देश्य सिकंदर लोधी ने शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला जैसे विद्वान को दिल्ली में आमंत्रित किया था। देखिए, मुस्लिम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बकलोलवा सिकंदर लोधी शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला जैसे विद्वानों को आमंत्रित किया था। फिरोज शाह तुगलक के भांति सिकंदर भी विधवा मुस्लिम के पुत्रियों का विवाह एवं दहेज प्रबंध किया करता था। बोधन नामक व्यक्ति ने कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों सत्य है, इसलिए सिकंदर इसे फांसी पर लटका दिया। देखिए, कहा एक बोधक व्यक्ति था जो इसको दखल कर दिया। बोलता है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों सत्य है, इसलिए सिकंदर दोनों मतलब जय हिंद दोनों को बोल दिया, मुस्लिम और हिंदू को भी जय हिंद बोल दिया, इसलिए इसको सिकंदर का कर दिया, फांसी पर लटका दिया। सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न पर से चंगी कर समाप्त कर दिया था। यानी कि खाद्य सामग्री पर से क्या किया था? एक चुंगी कर लगता था, उसको सिकंदर लोधी ने समाप्त कर दिया। सिकंदर लोधी फारसी भाषा में गुलरुखी नामक एक कविता लिखता था। गुलरुखी नामक एक कविता लिखता था। सिकंदर लोधी के समय ही संगीत पर लजात ए सिकंदर शाही नामक साहित्य रचना किया था। लजत ए सिकंदर शाही नामक साहित्य की रचना की गई थी। लोधी ने भूमि उपज के लिए गज ए सिकंदरी के प्रचलन किया था। गज सिकंदरी। ठीक है। लोधी ने हिमाचल प्रदेश में ज्वाला मंदिर का ध्वस्त करवाया था। ज्वाला मंदिर का ध्वस्त कौन करवाया था? लोधी ने। इन्होंने मुहर्रम पर ताजिया निकालने की प्रथा को अंत में दिया था। मुस्लिम महिलाओं को भी पीरों के मंझारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या कहता है? इन्होंने मुहर्रम पर ताजिया निकालने की प्रथा अंत कर दिया और महिलाओं को जाने के लिए प्रतिबंध लगा। लोधी ने हिंदुओं के यमुना नदी के स्नान कर बाल मुड़वाने पर रोक लगा दिया था। देखिए, हिंदुओं जैसे लोधी जो था, जो सिकंदर लोधी जो था, वो क्या किया था? यह पगला जो था, जो हिंदू धर्म में यमुना नदी में नहा कर जो मृत्यु होता है और बाल मुड़वाते हैं, इसको बंद करवा दिया था। शासन करते हुए 1517 में गले की बीमारी के कारण लोधी वंश, इसलिए बेवकूफ़ा का मृत्यु हो गया था ना, गला धर लिया था। आइए नोट, सिकंदर लोधी अपने पिता के भांति अपने सरदारों को काफ़ी सम्मान किया करता था। लोधी को कहना था कि अगर वह किसी गुलाम को पलकी में बैठाकर अपने सरदार को उसी पलकी में बैठने के आदेश देता है तो उन्हें सरदार बिना कुछ सोचे समझे पलकी अपने कंधे पर उठा लेता था। चलिए, इसी को इसके पुत्र था। आइए अब आते हैं हम इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? इब्राहिम लोधी। यह लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ करते थे। इन्होंने अपने शासनकाल में समय में शक्तिशाली सरदारों का दमन किया था और इन्होंने ग्वालियर अभियान किया था, 1517 में जीत लिया था। ठीक है। अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत था। ग्वालियर अभियान कौन किया था? इब्राहिम लोधी। कब किया था? 1517 में। और 1518 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछा कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कब? 1518 में। 1518 में खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518। किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा इब्राहिम लोधी। ठीक है। पानीपत नहीं, खतौली का युद्ध। ठीक है। आगे आइए, इब्राहिम लोधी हार गया था। दौलता खां लोधी और आलम खां लोधी जैसे सरदारों ने बाबर के भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण दिया।
देखिए यही सब जो बेवकूफ़पन दोनों था, दौलत खां, लोदी खां और आलम खां लोधी जैसे सरदारों ने बाबर के भारत पर, जैसे इन लोग लड़ रहा था अपने में, जो इब्राहिम लोदी था उसको मतलब हटने के बाद जो है कि गद्दी पर बैठने के लिए, ये दोनों दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी जो था ना, इनका पुत्र था, दोनों लड़ रहा था अपने में। तो इस क्या करता है कि भारत पर मतलब भारत बुलाता है बाबरा को, किसको बुलाता है? बाबरा को। और साथ ही साथ राणा सांगा ने भी भारत पर बाबर को आक्रमण करने का आमंत्रित कर देता है, और राणा सांगा भी बोल देता है इधर से जब इन लोग हार गया तो इन लोग आमंत्रित किया बाबर को, और उधर से राणा सांगा भी आमंत्रित कर दिया था किसको? बाबर को। और यही पानीपत का युद्ध हो जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत के मैदान में हरियाणा 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी सरदारों के साथ नहीं दिया, जिस कारण इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। युद्ध भूमि में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हत्या कर दिया, और युद्ध भूमि में भी इसको इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। ठीक है, राणा सांगा बुलाया था। और अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के एक ऐसा सुल्तान हुए जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप सुन पा रहे होंगे कि भारत का ऐसा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया हो, तो यही था इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युग परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और मुगल वंश की स्थापना शुरू हुआ था। यानी कि देखिए पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध के ही कारण क्या हुआ था ना, कि मुगल वंश की स्थापना हुआ था। यानी कि मुगल वंश की स्थापना पानीपत प्रथम युद्ध के समय हुआ था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, अब थोड़ा सा हम लोग तथ्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे, 5 मिनट और लगेगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अंतर्गत देखिए हम लोग इस समय प्रशासन शीर्ष पर सुल्तान हुआ करते थे, यानी कि प्रशासन में सबसे बड़ा सुल्तान हुआ करता था, तथा इसके नीचे उप सुल्तान हुआ करते थे जिसे नायब कहा जाता था। यानी कि बोलता है कि प्रशासन जो सैन्य विभाग होता था उसको सुल्तान बोलते थे, इसको उप सुल्तान को नायब कहा जाता था। सुल्तान को कार्य, सलाह एवं सहयोग देना होता था। सुल्तान के कार्य क्या होता था? सलाह एवं सहयोग देना था। एक मंत्री परिषद हुआ करता था जिसे मजलिस ए खिलाफ कहा जाता था। मजलिस ए खिलाफ कहा जाता था, मजलिस ए खिलाफ, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खिलाफ कहा जाता था। मजलिस ए खिलाफ का बैठक मजलिस ए खास में हुआ करता था। आइए देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन देता है कि मंत्री के और अधिकारी, जिसे बोलता है कोषाध्यक्ष, तो किसको बोला जाता था? खाजिन को बोला जाता था। और विदेशी मंत्री दीवान रसला, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये एकता प्रथा हम लोग तो पढ़े थे जो कि इल्तुतमिश लगाया था। तो एकता प्रथा क्या होता है? थोड़ा सा तथ्य समेट, मतलब विविध जिस तरह से हम लोग बोलते हैं उसी तरह से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास हम लोग 5 मिनट में खत्म कर देंगे। यानी कि एकता प्रथा क्या था ना, जो कि इल्तुतमिश चालू किया था। बताइएगा, देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एकता प्रथा जो है कि दिल्ली में सबसे पहले कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। लेकिन यही भारत में पूछेगा तो गौरी किया था ना। एकता प्रथा एक अरबी भाषा शब्द है, इसका हस्तांतरीय लगान अधिनिष्ठ होता था। एकता एक ऐसा भू क्षेत्र हुआ करता था जो सैनिकों को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन हेतु दिया जाता था। एकता को सर्वप्रथम परिभाषित सियासतनामा साहित्य में किया गया था। इस साहित्य को रचना निजामुद्दीन मुल्क तुलसी ने किया था। कौन किया था? निजामुद्दीन मुल्क तुलसी ने किया था ना एकता। नोट में देखिएगा थोड़ा सा हम लोग कि भारत में एकता प्रथा का शुरुआत देखिए दे दिया। भारत में एकता प्रथा की शुरुआत कौन किया था? गौरी ने किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तदारी किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था ना। और ये हंसी के क्षेत्र देकर बनाया था। मतलब हंसी को क्षेत्र देखिए, इक्तदारी का मतलब क्या होता है ना, एक क्षेत्र का मालिक बना देना। ठीक है, एक क्षेत्र का क्या मालिक बना देना। ठीक है, ये नोट में देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रथा का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रथा के एकता प्रथा के अंत पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। हटा दिया था कौन? खिलजिया का हटा दिया था। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दोबारा एकता प्रथा का शुरुआत फिरोज शाह तुगलक किया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा का शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश। हटा कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर से कौन चालू किया था? फिरोज शाह तुगलक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकता को विलायत शब्द से भी जाना जाता है। एकता को और किस नाम से जाना जाता है? तो विलायत शब्द के नाम से जाना जाता है। बड़े इकतदारों का मुक्त वली और मलिक कहा जाता था। वली और मुक्ता या वली कहा जाता था। इक़्तिदार के बारे में हम लोग समझिए। अब सैन्य व्यवस्था, सल्तनत कालीन सुल्तानों की सैन्य व्यवस्था मंगोल के दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। मंगोलों की दशमलव प्रणाली, ये भी कभी कभी पूछता है। जैसे मान लेता है कि 10 अश्वारोही बराबर क्या होता था? तो एक सर एक खेल, यानी कि 100 को बोलते थे। जैसे 100 रहता था ना, उसको 10 अश्वारोही बोला जाता था। ठीक है, 10 अश्वारोही बोला जाता था। उसी तरह से 1000 को क्या बोला जाता था? 10 सर एक खेल या एक सिप सलाहार बोला जाता था। एक सिप सहार बोला जाता था। 1000 को क्या बोला जाता था? मंगोल के दशमलव प्रणाली था। 1000 को बोला जाता था एक सिप लहार या 10 सर एक खेल बोला जाता था। 10,000 को बोला जाता था 10 सिप लहार या कहा जाता था 10 सिप लहार कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कृषि विभाग हम लोग पढ़ लिए थे। अधिकार अलाउद्दीन खिलजी 50% ही हो गया था। प्रदेश हो गया। चलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत का समाप्त कर दिए, और इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। दिल्ली सल्तनत जो है कि हम लोग पूर्ण रूप से खत्म किए। इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको एक बार 2 बार जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए ठीक है।